अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम स्पीच असेसमेंट के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एंड फोनोलॉजी एरर्स, ठीक है। फ्लुएंसी स्क्रीनिंग, वॉइस स्क्रीनिंग और लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस, ठीक है। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एंड फोनोलॉजिकल एरर्स से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्पीच की बात करते हैं। स्पीच जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि स्पीच जो है वो लैंग्वेज का वर्बल एक्सप्रेशन है जिसमें कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के होते हैं, लिरिंग्स, पैलेट, आपका टंग शामिल होता है इसमें, आपके लिप्स, आपके जॉ और आपकी टीथ भी इसमें काम कर रहे होते हैं और इनकी कोऑर्डिनेटेड, इन सब सिस्टम्स की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रही होती है। ये सारे एक साथ इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं और स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और स्पीच प्रोडक्शन में स्पीच साउंड्स की करेक्ट आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व होती है और साउंड सिस्टम यानी कि जो आपका फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी, ठीक है, उसका अप्रोप्रिएट यूज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स जो हैं, यानी कि जो एसएसडी है उसमें प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो अगर, तब आपको स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो सकता है। फोनोलॉजी में हो, मोटर स्पीच में हो, आर्टिकुलेशन में हो, या फिर जो है आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजी एरर का कम्बिनेशन हो, ठीक है। इन दोनों का एक साथ, इनके कॉम्बिनेशन में अगर एरर आए तो तब भी आपको स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजी स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें उन बच्चों को जिन्हें एक कम्प्रिहेंसिव स्पीच लैंग्वेज इवेल्युएशन रिक्वायर होती है। ओके, आर्टिकुलेशन एरर क्या होता है? पॉपुलेशन स्क्रीनिंग एक ब्रीफ असेसमेंट है जो यूज़ किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया बच्चा या जो इंडिविजुअल है उसके स्पीच साउंड्स को करेक्टली प्रोड्यूस वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। जो इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स है, अकेला जो कोई एक साउंड है, ठीक है, जैसे बी का हो गया, सी का हो गया, ये इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो बच्चा है वो उस अकेले साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। और ये एग्जामाइन करता है कि जो बच्चा है वो फिजिकली अपने लिप्स को, अपने टंग को, जा, पैलेट और दांतों को कैसे मूव करता है स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जो इसके ये सिस्टम्स हैं इनकी मूवमेंट कैसी है साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जो है ये डिसऑर्डर तब होता है जब बच्चा कंसिस्टेंटली एक या ज्यादा स्पीच साउंड्स को इनकरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। वो भी स्पीच ऑर्गन्स के इनकरेक्ट मूवमेंट या प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। यानी कि जो आपके लिप्स वगैरह ये सारे सिस्टम मैं जो बार बार आपको नाम लेके बता रही हूँ, ठीक है, अगर तो इनकी मूवमेंट इनकरेक्ट है या इनकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो इसकी वजह से जो है वो बच्चा स्पीच साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और जब वो स्पीच साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो उसका वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कुछ टारगेट वर्ड्स देने हैं, ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, सन हो गया, कैट हो गया और बॉल हो गया, ठीक है। आपने बच्चे को पहले टारगेट वर्ड दिया रैबिट का और बच्चा कहता है रैबिट की जगह वेबिट। तो यहाँ पे जहाँ पे वो उस आर साउंड को डब्ल्यू साउंड से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, वर्ड की रिप्लेसमेंट आ गई, अल्फाबेट की रिप्लेसमेंट आ गई, तो उस एरर को हम कहेंगे कि ये उसका सब्स्टिट्यूशन एरर है, ठीक है। सेकेंड वर्ड आपने उसको दिया टारगेट वर्ड सन बोलना, बच्चा उसकी जगह बोल रहा है थन, ठीक है, तो वो उसका डिस्टॉर्शन एरर है। अब बच्चा आपने थर्ड उसको वर्ड दिया कैट, जिसकी जगह वो फिर बोल रहा है टैट, ठीक है, रिप्लेसमेंट तो सब्स्टिट्यूशन एरर हो गया। फिर आपने बच्चे को बोला कि बॉल बोलो और वो बा बोल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो एंड वाले हैं डबल एल उनको वो उसमें से निकाल रहा है, ठीक है। तो वर्ड का निकालना क्या हो गया, उसका वो ओमिशन एरर हो गया। ये कुछ आपके पास आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग की मैंने एग्जाम्पल दी है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फोनोलॉजी स्क्रीनिंग। फोनोलॉजी स्क्रीनिंग ये एवेलुएट करता है कि बच्चे की लैंग्वेज के साउंड सिस्टम के यूज को के जो उसका जो साउंड सिस्टम का यूज है उसको एवेलुएट करता है कि किस तरह वो लैंग्वेज का साउंड सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है।
ये एक साउंड को देखने की बजाय एरर के पैटर्न्स को एग्जामाइन करता है, ठीक है। और ये डिसऑर्डर तब होता है जब बच्चा इनकरेक्ट साउंड पैटर्न को यूज कर रहा हो और वो साउंड के ग्रुप को इफेक्ट कर रहा हो, या वो साउंड के ग्रुप को जब वो इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को टारगेट वर्ड दिया कैट बोलने के लिए और बच्चा उसकी जगह बोल रहा है टैट, ठीक है। तो ये अब पैटर्न उसका चेंज हो रहा है, तो ये फ्रंटिंग है, ठीक है। फ्रंटिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है वो पीछे से बनने वाली साउंड को आगे से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे अब कैट के केस में जो कैट है वो एंड हो रहा है टी पे, लेकिन बच्चा उसको स्टार्ट कर रहा है दोबारा टी से, ठीक है। तो टी उसका एंड पे बनने वाला साउंड था और बच्चा उसको स्टार्ट वाले साउंड से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है फ्रंटिंग। उसके बाद आ जाता है आपके पास वर्ड डॉग, जिसमें बच्चा बोल रहा है गॉग, ठीक है। ये एसिमिलेशन पैटर्न है उसका। एसिमिलेशन पैटर्न एक साउंड जो है वर्ड के दूसरे साउंड जैसी बन जाती है, ठीक है। यानी कि जब साउंड जो है वो वर्ड के दूसरे साउंड की तरह बन जाए, ठीक है, और वो दोनों वर्ड्स जो है मिलते जुलते बन जाते हैं, तो वो प्रोसेस आपका एसिमिलेशन होता है। अब फिर आ जाता है आपके पास टारगेट वर्ड स्पून, जिसमें बच्चा बोल रहा है पून, ठीक है। तो ये क्लस्टर रिडक्शन है, यानी दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट के ग्रुप जो है वो क्लस्टर में एक में से एक कॉन्सोनेंट हटा दिया जाए, ठीक है। अब जैसे बच्चा था, वहां पे स्पून में दो कंसोनेंट एक साथ आ रहे थे, एस और पी दोनों, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, उसमें से एक कंसोनेंट को हटा दिया और उसको जस्ट पून बना दिया, एस को हटा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्लस्टर रिडक्शन होता है। देन आपके पास है वर्ड फिश, जिसमें बच्चा बोल रहा है फिश, ठीक है। तो ये पैटर्न है स्टॉपिंग का, जिसमें बच्चा फ्रिकेटिव साउंड्स को स्टॉप साउंड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। फ्रिकेटिव साउंड्स आपके वो साउंड होते हैं जो हवा को मुंह में तंग जगह से गुजरते हुए फ्रिक्शन पैदा करके बनती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एफ साउंड हो गया, वी साउंड, जेड एस, एस एच, ठीक है, और टी एच, ये दो साउंड, ठीक है। तो एफ बोलते जब आप एफ बोल रहे होते हैं ना, उसमें जो हवा है वो ऊपर टीथ और लोअर लिप के दरमियान से घिस कर निकल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, एफ साउंड को पी साउंड से रिप्लेस कर रहा है, यानी स्टॉपिंग कर रहा है, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास इसका पर्पस। अच्छा, स्पीच साउंड एरर्स को डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। आर्टिकुलेशन एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करना कि आया जो कंप्लीट एवेल्युएशन की बच्चे की ज़रूरत है ये नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका पर्पस ये है कि अगर नेसेसरी हो तो इंटरवेंशन भी प्लान करना जो है वो आपको बताता है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देन इसमें जो आपके पास मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन स्क्रीनिंग के लिए, वो कौन कौन से होते हैं, जो एग्जामिनर है उसको एक क्वाइट रूम प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की साइज की चेयर हो, टेबल हो, ठीक है। पिक्चर कार्ड्स हो, टॉयज हो, फ्लैश कार्ड्स, मिरर, ग्लव्स, पेन, असेसमेंट फॉर्म, रिकॉर्डिंग शीट, ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ये ऑप्शनल है। टंग डिप्रेसर, ये भी ऑप्शनल है, और फ्लैश लाइट, ये सारा मटेरियल आपको जो है आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग और फोनोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए अपने पास रखना होता है, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास स्लाइड नंबर 9 में स्क्रीनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले आपने अपने हैंड्स अच्छी तरीके से धो लेने हैं, ठीक है, स्टेप 1। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना आप आपने इंट्रोड्यूस करना है क्लाइंट को, ठीक है, उसको सलाम करना है, उसके बाद आपने उसको अपना नेम बताना है, ठीक है। फिर आपने उसको बोलना है कि आज हम कुछ टॉकिंग गेम्स खेलने वाले हैं, ठीक है, बातों से जो है वो हम बातों वाले गेम्स खेलेंगे। ये चीज़ आपने उनको थोड़ा-सा मतलब अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके उसके बाद आपने उनको बताना है कि आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पे आपने क्या करना है, उनके साथ रेपो बिल्ड करनी है, यानी कि आपने अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 मिनट तक के लिए उस पर्सन के साथ, उस क्लाइंट के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एज बातचीत करनी है आपने उससे, ठीक है। उनके फेवरेट कार्टून के बारे में बात कर सकते हैं आप, टॉयज़ के बारे में, स्कूल के बारे में, पेट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वो पर्सन है, जो क्लाइंट है आपका, उसकी जो एंग्जायटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आते हैं इसको स्क्रीनिंग के स्टेप्स आ जाते हैं कुछ कि किस तरह हम जो है वो स्क्रीनिंग कंडक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप में आपने क्या करना है, केस हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, जो कि हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं।
अच्छा, केस हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो आपको स्पीच डिफिकल्टीज भी एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, केस पर्सन को जो है वो क्या स्पीच डिफिकल्टीज है, बैकग्राउंड हिस्ट्री लेने से आपको पता लग जाता है। और आपने उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना है उसकी बर्थ हिस्ट्री। ठीक है, यानी जो उसका बच्चा है वो प्रीमेच्योर बर्थ हुई है, उसकी बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, एनआईसीयू एडमिशन हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। उसमें आपने उससे पूछना है कोई किसी किस्म का बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हुआ हो, कोई हियरिंग लॉस हुआ हो, सर्जरी कोई करवाई गई हो। ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। उसके बाद आपने उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, कि बच्चे ने फर्स्ट वर्ड कब बोला, बच्चा जो है वो कौन सी एज में बच्चे ने चलना स्टार्ट किया, बोलना कब स्टार्ट किया उसने। देन उसके बाद आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, कोई स्पीच डिसऑर्डर जो तो नहीं है आपकी फैमिली में, किसी भी किस्म का कोई भी डिसऑर्डर जो है स्पीच से रिलेटेड आपकी फैमिली में नाना वाली साइड पे या दादा वाली साइड पे किसी को हो। ठीक है, आप स्कूल हिस्ट्री आपने उसके बाद उससे लेनी है। टीचर्स की क्या कंसर्न्स है इसके बारे में, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे उसकी हिस्ट्री टेकिंग में। देन स्टेप 2 में आप आएँगे ओएमई की तरफ, यानी कि ओरल मैकेनिज्म एग्जामिनेशन की तरफ। ओएमई का पर्पस है ये डिटरमाइन करना कि आया जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पीच के लिए जो यूज़ होते हैं वो अपीयरेंस और फंक्शन में नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, इसमें आपने बच्चे को इसके लिए जो एग्जामिनर है उसकी तरफ मुँह करके बैठना होता है कंफर्टेबली। ठीक है, यानी कि आमने-सामने फेस टू फेस एग्जामिनर और बच्चा दोनों बैठेंगे। ठीक है, और ग्लव्स, फ्लैशलाइट और टंग डिप्रेसर अगर ज़रूरत हो उसकी। ठीक है, वो आपने यूज़ करने हैं। और इसमें सबसे पहले आपने उसकी लिप्स को चेक करना है। आपने लिप्स में उसके ऑब्ज़र्व करना है लिप्स की शेप कैसी है? आया जब लिप्स जो हैं उनकी सिमेट्री है या नहीं, यानी कि एक बराबर एक जैसे हैं या नहीं हैं। ठीक है, और लिप्स के ऊपर कोई स्कार्स हों, कोई ड्रॉपिंग हो। ठीक है, मूवमेंट का रेंज आपने चेक करना है और लिप की स्ट्रेंथ चेक करनी है। ठीक है, ये कैसे करेंगे आप? इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने जो है बोलना है क्या आप स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लाइंट से स्माइल करवानी है। उसके बाद आपने जब वो स्माइल करेगा तो आपने उसकी जो लिप सिमेट्री है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और उसकी लिप राउंडिंग ऑब्जर्व करें। देन बोलें किस ब्लो करें। ठीक है, जब वो किस ब्लो कर रहा होगा तो उसकी जो लिप मूवमेंट है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर आप उसको बोलें कि चीक्स पफ करें। ठीक है, जब वो चीक्स पफ करेगा तो उस टाइम पे आपने उसका लिप सील चेक करनी है। ठीक है, आप उसे बोलें कि एयर होल्ड करें। ठीक है, जब वो एयर होल्ड करेगा तो आपने उसके चीक्स को जेंटली प्रेस करना है। ठीक है, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, मुंह फुला रहे होते थे। ठीक है, और अगले बंदे को कहते थे कि हमारे मुंह के ऊपर हाथ रखो। इसी तरह आपने बच्चे को कहना है कि मुंह फुलाए। ठीक है, और जब वो मुंह फुला रहा होगा, उसने मुंह फुलाया हुआ होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने उसकी चीक्स को जेंटली प्रेस करना है। अगर हवा जो है वो इजीली एस्केप कर रही है तो उस बच्चे की लिप वीकनेस प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में आपने उसका ओएमई एग्जामिनेशन में आपने उसकी टंग को देखना है लिप के बाद। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है टंग का यानी कि जुबान का साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी मूवमेंट और उसका स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। और वो कैसे चेक करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है? आपने बच्चे को बोलना है कि अपनी जो जुबान है उसको बाहर निकालें। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व करना है उसकी मिड लाइन को, इसकी डेविएशन को। डेविएशन का मतलब है कि जो ज़ुबान है फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो निकाली हुई है उसने तो वो सीधी ना रहे बल्कि एक तरफ मुड़ जाए। ठीक है, तो ये डेविएशन होती है। फिर आपने उसका हाइपोग्लोसल यानी कि जो क्लेनियर नर्व 12 है उसकी वजह से डैमेज या वीकनेस तो नहीं है कोई, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, आपने ट्रेमर मसल की जो इनवॉलंटरी शेकिंग होती है उसको ट्रेमर बोलते हैं। ठीक है, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या मसल वीकनेस की निशानी है। फिर आपने उसको बोलना है कि अपनी ज़ुबान लेफ्ट की तरफ मोड़ें एंड देन उसके बाद राइट राइट की तरफ मोड़ें। ठीक है, फिर उसकी आपने लेटरल मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, फिर आपने उसको ज़ुबान के बाद आपने उसको बोलना है कि अपनी नोज़ को टच करें। ठीक है, ज़ुबान से अपनी नोज़ को टच करें और इस दौरान आपने उनकी एलिवेशन ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, यानी कि ऊपर उठना, ज़ुबान जो है वो किस तरीके से ऊपर उठ रही है जब वो अपने नोज़ को टच कर रहा है। फिर आपने उससे बोलना है कि अपनी चिन को टच करें ज़ुबान से। ठीक है, आपने उसका डिप्रेशन ऑब्ज़र्व करना है इसमें। ठीक है, फिर आप बोलें कि अपने चीक के अगेंस्ट पुश करें अपनी ज़ुबान को। ठीक है, और आपने उसे जेंटली बाहर से जब वो अपनी ज़ुबान को चीक में पुश कर रहा होगा तो आपने बाहर से उसके चीक के ऊपर जो है वो प्रेस करना है। ठीक है, और टंग की स्ट्रेंथ को आपने इवैल्यूएट करना है कि कितनी है।
देन पार्ट सी में आपने उसकी टीथ को ऑब्जर्व करना है। उसकी मिसिंग टीथ हो गई हैं, ठीक है, मिसिंग टीथ हैं, क्राउडिंग है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दांत होना, ठीक है। स्पेसिंग देखनी है आपने, दांतों के दरमियान में खाली जगह तो नहीं है। उसकी क्रॉस बाइट देखनी है। क्रॉस बाइट का मतलब होता है जब अपर टीथ लोअर टीथ के बाहर आने की बजाय उनके अंदर ही बंद होते हैं, ठीक है। जब पेशेंट बाइट करता है तो तब। फिर आपने उसका ओपन बाइट देखना है, ठीक है। अब ओपन बाइट का मतलब होता है कि जब पेशेंट मुंह बंद करता है तो अपर और लोअर फ्रंट जो टीथ हैं उनके दरमियान गैप रहता है, ठीक है। और वो आपस में जो है टच नहीं कर पा रहे होते। ये चीज आपने उनकी ऑब्जर्व करनी है। फिर आपने उनका ओवर बाइट चेक करना है, ठीक है। ओवर बाइट क्या होता है, जब आपके अपर फ्रंट टीथ लोअर फ्रंट टीथ का को नॉर्मल से ज्यादा कवर कर रहे होते हैं तो तब, ठीक है। ये सब जो है ना, ये डेंटल मैलिक्यूलेशन होती हैं जो कि स्पीच साउंड्स को इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक एस हो गया, जेड हो गया, एफ हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपने उनका क्या क्या चेक करना है, मिसिंग टीथ, क्राउडिंग, स्पेसिंग, क्रॉस बाइट, फिर उसके बाद आपने उनका चेक करना है ओपन बाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उनका चेक करना है ओवर बाइट। ये सब कुछ आपने क्लाइंट का चेक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने उनका हार्ड पैलेट देखना है। हार्ड पैलेट में आपने उनकी शेप, उसका कलर, उसका आर्क, उसकी क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, और उसका हाई आर्क, ये सारी चीजें चेक करनी है। फिर आपने उसका सॉफ्ट पैलेट चेक करना है, जिसमें आपने क्लाइंट को कहना है कि आ बोलें, ठीक है। जब वो आ बोलेंगे तो आपने उनका जो वेलर एलिवेशन है उसको चेक करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी सिमेट्री को देखना है, मूवमेंट को देखना है। और पैलेट को लाजमी आपने दोनों साइड्स पे इक्वली एलिवेट होना चाहिए, ठीक है। जो पैलेट है वो लाजमी उसका दोनों साइड पे इक्वली एलिवेट होना चाहिए, एलिवेट, ठीक है। देन उसका आपने जॉ ऑब्जर्व करना है। इसमें आपने जॉ की ओपनिंग, क्लोजिंग, साइड मूवमेंट, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। और आपने बच्चे को बोलना है कि मुंह ओपन करें, ठीक है, मुंह क्लोज करें, जॉ को लेफ्ट तरफ मूव करें, फिर जॉ को राइट की तरफ मूव करें, ठीक है। और नेक्स्ट आपने उनको चीज बोलनी है कि ऐसे प्रिटेंड करें जैसे आप कोई चीज चबा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उनकी ऑब्जर्व करनी है। देन स्टेप 3 है, और स्लाइड नंबर 15 है, जिसमें आपने उनकी हेयरिंग स्क्रीनिंग करनी है। हेयरिंग स्क्रीनिंग का पर्पज ये है, ये इंश्योर करना कि स्पीच एरर जो है वो हेयरिंग लॉस की वजह से तो नहीं है उस बच्चे को, ठीक है। कुछ हेयरिंग लॉस की वजह से भी आपके जो है वो स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऑडियोमीटर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका टेस्ट करें 500 हेजर्ड्स पे, 1000 हेजर्ड्स पे, 2000, 4000, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी जो है वो 20 डेसिबल एचएल होनी चाहिए। और फिर इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने छोटे छोटे आपने बच्चे को बोलना है कि जब आप ना छोटे छोटे बीप सुनाई देंगे आपको, और जब भी आपको छोटे छोटे बीप सुनाई दें, हर एक बीप पे आपने अपना हैंड रेस करना है, ठीक है। इसका जो ऑडियोमीटर का यूज होता है वो इस तरीके से करना है आपने। और अगर आपके पास ऑडियोमीटर अवेलेबल ना हो तो फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या जो पेरेंट्स है, सॉरी, ठीक है, पेरेंट्स से आपने पूछना है क्या बच्चा नेम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। ईयर इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री हो, ठीक है, या बच्चा जो है वो रिपीटेशन के लिए बोल रहा हो, जब भी आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो आपसे दोबारा क्वेश्चनिंग करे कि क्या बोला है आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया, ये कुछ भी इस तरह रिपीटेशन के लिए बोलता है, ये नहीं बोलता, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 में आपने ऑब्जर्व करना है स्पॉन्टेनियस स्पीच को। स्पॉन्टेनियस स्पीच को ऑब्जर्व करने का पर्पज ये है कि जो नेचुरल स्पीच है उसको सुनने के लिए आप स्पॉन्टेनियस स्पीच ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपने 5 से 10 मिनट तक बच्चे से बात करनी है, ठीक है। इसके इसमें आप पॉसिबल क्वेश्चंस जो उनसे कर सकते हैं इस दौरान वो क्या क्या होंगे कि आज आपने क्या किया, घर में कौन कौन रहता है, आप कौन कौन से गेम्स पसंद करते हैं, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, आज आपने क्या खाया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उनसे पूछ लेनी है, ठीक है। और इसमें आपने बोलते वक्त उसका स्पीच रेट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसकी वॉइस ऑब्जर्व करनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है वो, ग्रामर का यूज उसका कैसा है, सेंटेंस की लेंथ कैसी है, और इंटेलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आपने उनकी इस दौरान ऑब्जर्व कर लेनी है, ठीक है। देन स्टेप 5 में आपने आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग करनी है। आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग का पर्पस क्या है, ये डिटरमाइन करना कि आया स्पीच साउंड्स करेक्टली प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। और इसमें आपने पिक्चर कार्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। एक टाइम पे आपने उस बच्चे को एक ही पिक्चर दिखानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप बच्चे को जो है वो सूरज की पिक्चर दिखाएं, ठीक है, सन की पिक्चर दिखाएं और उसको पूछें कि ये क्या है, ठीक है। बच्चा कहता है कि ये सन है, और आपने एग्जैक्टली जो बच्चे ने बोला वही चीज आपने रिकॉर्ड कर देनी, ठीक है। और टेस्टिंग के दौरान बच्चे को कभी भी आपने करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे बच्चा अगर उसको थन बोले तो आप उसको बोले थन नहीं सन बोलो, ठीक है। ये चीज आपने नहीं करनी, बल्कि बच्चा जो चीज बोलेगा आपने उस साउंड को उसी तरीके से लिख देना है कि बच्चे ने जो है वो ये चीज बोली थी, ठीक है। और तब तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक कि सब स्पीच साउंड्स टेस्ट ना हो जाएं, ठीक है, जितने भी आपके पास हैं। अच्छा, अगर बच्चा पिक को नेम नहीं कर सकता तो आपने बोलना है ये सन है, ठीक है, उस सूरत में जब बच्चे को नेम ना आता हो, ठीक है। और जब आप बच्चे को बोलेंगे कि ये सन है, उससे पूछना है फिर आपने कि क्या बोला मैंने, आप मुझे बताएं दोबारा, ठीक है, यानी कि इमिटेशन अलाउ करनी है आपने, ठीक है। और रिकॉर्ड करना है कि आया बच्चा रिस्पॉन्स खुद से दे रहा है या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो इमिटेटेड है, ठीक है, यानी कि उसको पिक्चर दिखाने के बाद उसने खुद ही उसका जवाब दे दिया था, या फिर आपके उसको बताने के बाद, हेल्प प्रोवाइड करने के बाद, मॉडल करने के बाद बच्चे ने आपको जवाब दिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या क्या रिकॉर्ड करना है, व्हाट टू रिकॉर्ड है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते हुए आपने उसका करेक्ट रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, एरर टाइप, साउंड की पोजीशन, ये सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर देनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड फिश है, ठीक है, एक्सपेक्टेड फिश है आपके पास, एक्सपेक्टेड वर्ड है आपके पास फिश, ठीक है। उसमें जो एफ है बच्चा उसको कहता है फिश, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड करेंगे कि जो बच्चा है उसने एफ की जगह पी बोला, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन का इनिशियल पोजीशन है, यानी कि जो वर्ड फिश है वो किससे शुरू हो रहा है, एफ से, ठीक है। और एफ कहाँ पे आ रहा है, वर्ड के शुरू में आ रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चा उसकी जगह फिश बोल रहा है, तो यानी कि उसके फर्स्ट वर्ड को बच्चा रिप्लेस कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। और अब मैं आपको पोजीशन टू टेस्ट बताती हूँ। अब हर कंसोनेंट को आपने टेस्ट करना है उसके इनिशियल, उसके मिडल और उसकी फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पोजीशन कौन सी है, जो वर्ड के स्टार्ट में आती है, ठीक है। जब अगर मैं के साउंड को कर रही हूँ तो के साउंड जो है वो कैट वर्ड में फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने के साउंड को मिडिल पोजीशन में चेक करना है तो मैं बच्चे को मंकी वर्ड बुलवाऊंगी, ठीक है। तो मंकी में जो के साउंड है वो मिडल में आ रहा है। एंड अगर मैं उसको फाइनल पोजीशन में चेक करना चाह रही हूँ तो मैं उसको बच्चे को बोलूंगी कि बुक बोलो, ठीक है। तो बुक में जो के साउंड है वो कहाँ पे आ रहा है, फाइनल पोजीशन पे आ रहा है। तो ये तीन आपके पास जो है वो कॉन्सोनेंट चेक करने की पोजीशंस होती हैं, जिसमें एक इनिशियल होती है, एक मिडिल होती है और एक फाइनल होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है आर्टिकुलेशन एरर की टाइप्स, जिसमें सबसे पहली टाइप्स है जो हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो जब आप एक साउंड को दूसरे साउंड से रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन एरर होता है, जैसे रैबिट वेबिट, ठीक है, कैट टैट, फिश फिश। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन एरर्स हैं। सेकंड आपके पास है ओमिशन एरर। ओमिशन एरर कौन सा है, जब साउंड की एक जो है एक साउंड आप डिलीट कर देते हैं या एक साउंड को आप निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कैट है उसकी जगह बच्चा बोला है कै, ठीक है। बॉल है बच्चा बॉ बोल रहा है, स्टॉप है बच्चा स्टॉप बोल रहा है। तो ये जो है बच्चा क्या कर रहा है, साउंड को निकाल रहा है, एक साउंड निकल जाता है बीच में से, ठीक है। थर्ड है आपके पास डिस्टॉर्शन, जिसमें बच्चा साउंड इनकरेक्टली प्रोड्यूस करता है लेकिन टारगेट को रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे लिस्ट में बच्चा सन को टंग प्रोट्रूडिंग के साथ प्रोनाउंस करता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास एडिशन, जिसमें बच्चा एक एक्स्ट्रा साउंड को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ब्लू वर्ड है बच्चा कहता है बालू, स्कूल है बच्चा कहता है सुकूल, और ब्लैक है तो बच्चा बोलता है बालैक, ठीक है। इस तरह के जो आपके पास है। देन स्लाइड नंबर 21 पे हैं हम, फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस एनालिसिस। अच्छा, आर्टिकुलेशन टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद आपने एरर पैटर्न्स को एनालाइज करना है, ठीक है। इसमें कॉमन प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें पहले आता है आपके पास फ्रंटिंग, जिसमें बच्चा कैट को टैट बोल रहा है या गो को डो बोल रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग है जिसमें बच्चा फिश को फिश बोल रहा है या सन को थन बोल रहा है, ठीक है। इनको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फ्रंटिंग क्या होती है, स्टॉपिंग क्या होती है, क्लस्टर रिडक्शन आ जाती है, ठीक है। स्पून को पून बोल रहा है, ट्रेन को स्ट्रेन बोल रहा है, ठीक है, सॉरी टेन बोल रहा है। फिर आता है आपके पास फाइनल कंसोनेंट डिलीशन, जिसमें बच्चा क्या करता है, आखिरी जो कंसोनेंट होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। डॉग को डो बोल रहा है, कैट को का बोल रहा है, ठीक है। ग्लाइडिंग है, आर और एल साउंड जो डब्ल्यू और जे से रिप्लेस कर देता है बच्चा, ठीक है। जैसे रेबिट हो गया उसको वेबिट बोलना,
लाइन को याइन बोलना, ठीक है। वीक सिलेबल डिलीशन, जिसमें बच्चा क्या करता है, जो वीक सिलेबल होता है उसको डिलीट कर देता है, उसको निकाल देता है, ठीक है। जैसे बनाना की जगह वो नाना बोल रहा है, पोटैटो की जगह वो टैटो बोल रहा है, ठीक है। देन आपके पास इसका एरर आता है एसिमिलेशन, जिसमें एक साउंड अपने करीब वाले साउंड की तरह बन जाता है, ठीक है। इसलिए जो दोनों साउंड है वो मिलते जुलते लग रहे होते हैं। जैसे बच्चा डॉग की जगह गॉग बोल रहा है, कप की जगह डप पप बोल रहा है। देन 8 इसका एरर आता है आपके पास बैकिंग, जिसमें बच्चा जो है वो फ्रंट साउंड बैक साउंड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे टी की जगह की बोल रहे हैं वो। इसके बाद आपके पास आता है स्टेप नंबर 7, स्टिमुलेबिलिटी टेस्टिंग। इसका पर्पस है ये देखना कि आया बच्चा मॉडल या हेल्प प्रोवाइड करने के बाद साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे से एस साउंड करवाना है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर जो है वो बच्चे को बोलेगा कि मुझे देखो, और वो जो है क्या करेगा, एस साउंड को मॉडल करेगा, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है, ठीक है। फिर बच्चे को बोलेगा कि अब आप बोले। अगर बच्चा उसको करेक्ट बोल लेता है तो आप जो है सिलेबल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे पहले आपने उसको जस्ट एस करवाया, ठीक है, और बच्चे ने उसको करेक्ट बोल दिया, ठीक है। फिर जब वो एस साउंड को करेक्टली बोल लेगा तो सिलेबल की तरफ आप मूव करेंगे। सिलेबल में आप कहाँ जाएंगे, दो साउंड्स की लेके आएंगे, ठीक है। सा, सी, सो, इस तरह, ठीक है। ये आपके अब तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें सा है, एक सी है और एक सो है। सिलेबल्स के बाद जब वो बच्चा सिलेबल भी करेक्ट बोलेगा तो फिर आपने वर्ड्स की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब वर्ड कैसे पूरा बनेगा, एस से एक सन है, एक सूप है, एक सॉक है, ठीक है। ये तीनों वर्ड पूरे प्रॉपर वर्ड्स हैं। जब बच्चा वर्ड्स भी बोल लेगा उसके बाद आपने फ्रेजेस की तरफ मूव करना है, ठीक है। जैसे बिग सन, माई सॉक, ठीक है, इस तरह। और फिर उसके बाद आपने मूव करना है सेंटेंस की तरफ, ठीक है। पहले आपने साउंड से शुरू को किया, साउंड से सिलेबल पे गए, सिलेबल से आप जो है वो मूव करेंगे वर्ड्स की तरफ, वर्ड से फ्रेज की तरफ, फ्रेज से सेंटेंस की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं द सन इज हॉट, ठीक है। फिर आपने रिकॉर्ड कर देना है कि जो आया, जो साउंड प्रोड्यूस किया गया है वो स्टिमुलेबल है या नहीं है, ठीक है। के बाद स्टेप नंबर 8 में आपके पास आ जाता है इंटेलिजिबिलिटी। अब इंटेलिजिबिलिटी में आप ने एस्टिमेट करना है कि बच्चे की स्पीच कितनी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। कितना जब बच्चा बोलता है तो आपको उसकी जो बात है वो समझ आती है, ठीक है। इसकी रेटिंग में क्या करना है आपने, 100% इंटेलिजिबिलिटी, अगर बच्चे की पूरी बात आपको समझ आती है तो आप कहेंगे कि बच्चे की 100% इंटेलिजिबिलिटी है, ठीक है। अगर बच्चे की स्पीच में ओकेजनल एरर्स है तो आप कहेंगे 90% जो है वो उसकी इंटेलिजिबिलिटी है। अगर मोस्टली उसकी स्पीच समझ आ रही है तो 75% उसकी रेटिंग करेंगे आप। अगर हाफ बात समझ आती है तो 50% रेटिंग करेंगे, और अगर बहुत मुश्किल से आपको उसकी बात समझ आ रही है तो 25% आप उसकी रेटिंग करेंगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 9 में है आपके पास इंटरप्रिटेशन। अच्छा, स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने जो इनकरेक्ट साउंड हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और डिटरमाइन करना है कि वो सब्स्टिट्यूशन है या नहीं उसमें, ठीक है। ओमिशन है, आया डिस्टॉर्शन है या एडिशन है, ये चीजें आपने चेक कर लेनी है। देन आप जाएंगे फोनोलॉजिकल पैटर्न्स देखने की तरफ, ठीक है। और इंटेलिजिबिलिटी को आपने एस्टिमेट करना है। और उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि आया जो एरर्स बच्चे के हैं वो एज अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, और डिसाइड करना है कि आया जो है बच्चे को कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के लिए रेफरल की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल देती हूँ मैं क्लिनिकल नोट की, कि किस तरीके से आपने बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, किस तरीके से आपने एक बच्चे की रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। आप लिखेंगे कि बच्चा, जैसे जिस तरीके से बच्चे ने आपके साथ थ्रू आउट द सेशन बिहेव किया होता है आपने वो लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो बच्चा था वो थ्रू आउट द स्क्रीनिंग कोऑपरेटिव था मेरे साथ, ठीक है। ओरल स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके एडिक्वेट स्पीच प्रोडक्शन के लिए अपीयर हुए, ठीक है। उसकी जो कन्वर्सेशनल स्पीच और पिक्चर नेमिंग है उसने वो कंप्लीट की थी। स्पीच साउंड एरर में उसकी सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन और ग्लाइडिंग शामिल थी। फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस जो उसके ऑब्जर्व किए गए हैं उसमें शामिल थे फ्रंटिंग, स्टॉपिंग, क्लस्टर रिडक्शन और फाइनल कंसिडरेशन, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कि जो ओवरऑल उसकी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी है वो 70% है एंड फेमिलियर लिसनर के लिए, यानी कि ऐसा पर्सन जो उसको फर्स्ट टाइम सुन रहा है या उसको एक दो दफा ही सुन चुका है, ठीक है। अनफेमिलियर लिसनर जो है वो जो उसको सुनता जानता नहीं है इस तरह, ठीक है, उसके लिए उसकी जो इंटेलिजिबिलिटी है 70% है, ठीक है। और हेयरिंग कंसर्न रिपोर्ट नहीं किए गए थे कोई भी, और फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि बच्चे को कम्प्रिहेंसिव स्पीच साउंड असेसमेंट की जरूरत है। देन आ जाता है आपके पास स्क्रीनिंग प्रोसीजर की समरी, ठीक है।
रूम मटेरियल प्रिपेयर करने हैं आपने। सेकंड में आपने बच्चे के साथ रेपो बिल्ड करना है। देन आपने केस हिस्ट्री लेनी है बच्चे की, ठीक है। उसका ओएमई एग्जामिनेशन करना है, यानी कि ओरल मैकेनिज्म एग्जामिनेशन करना है आपने परफॉर्म, या उसकी जो हेयरिंग स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। हेयरिंग हिस्ट्री आपने, या आप उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग लेंगे या फिर आप उसकी हेयरिंग हिस्ट्री रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये दोनों काम में से एक काम आपने लाजमी करना है। देन उसके बाद आपने उसकी जो कन्वर्सेशनल स्पीच सैंपल है वो कलेक्ट करना है। देन आपने पिक्चर नेमिंग यूज करके आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग कंडक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने रिकॉर्ड करने हैं सारे स्पीच एरर्स को एग्जैक्टली जैसे बच्चे ने प्रोड्यूस किए थे उसी तरह, ठीक है। देन स्टेप 9 में आपने क्या करना है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस एनालाइज करने हैं। उसके बाद आपने इनकरेक्ट साउंड्स के लिए स्टिमुलेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी को आपने रीड करना है। फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करना है और रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट करनी है आपने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ना आर्टिकुलेशन एरर फोनोलॉजिकल एरर में बताती हूँ डिफरेंस क्या है, ठीक है। आर्टिकुलेशन एरर आपके किसी एक साउंड बनाने का मसला होता है, ठीक है। जबकि फोनोलॉजिकल एरर में बच्चे को साउंड रूल्स का मसला होता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन में बच्चा एक स्पेसिफिक साउंड को सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और फोनोलॉजिकल एरर में बच्चा साउंड बना सकता है लेकिन उन्हें गलत पैटर्न में यूज कर रहा होता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन एरर में या ये जो मसला हो रहा होता है ये उसकी मोटर या स्पीच प्रोडक्शन का मसला होता है, और फोनोलॉजिकल एरर में ये उसका लैंग्वेज या साउंड सिस्टम का मसला होता है, ठीक है। देन आज का आपका सेकंड टॉपिक आ जाता है जो कि है फ्लुएंसी स्क्रीनिंग, ठीक है। अच्छा, फ्लुएंसी पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ्लुएंसी क्या है। फ्लुएंसी स्मूथ कंटिन्यूस एफर्टलेस और अप्रोप्रिएट पेस्ड फ्लो ऑफ स्पीच है, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल जो आपका स्पीच का फ्लो होता है ना, जिसमें आप स्मूथली कंटिन्यूसली और एफर्टलेसली जो है वो बात कर रहे होते हैं, वो आपकी फ्लुएंसी होती है, ठीक है। इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, आपकी रिस्पायरेशन की, आपकी फोनेशन की, आर्टिकुलेशन की, ठीक है, और लैंग्वेज की। और ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं जब भी आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फ्लुएंट स्पीकर स्पीच प्रोड्यूस करता है विद नॉर्मल रिदम, रेट और मिनिमल डिस्टरप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम फ्लुएंसी स्क्रीनिंग के ऊपर। होप सो आपको फ्लुएंसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि फ्लुएंसी क्या होती है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लुएंसी स्क्रीनिंग के ऊपर। फ्लुएंसी स्क्रीनिंग जो है वो एक ब्रीफ असेसमेंट है जो कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट करता है, ये देखने के लिए कि या ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल फ्लुएंसी डिसऑर्डर के साइन जाहिर तो नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे स्टटरिंग हो गई या क्लटरिंग हो गई, या फिर आया उसे कोई कम्प्रिहेंसिव फ्लुएंसी एवेलुएशन की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप फ्लुएंसी स्क्रीनिंग में देख रहे होते हैं, ठीक है। ये कॉमनली परफॉर्म किया जाता है प्री स्कूल के बच्चों के ऊपर, ठीक है। जो स्कूल से जाने से पहले की एज होती है आपकी, ठीक है, उन बच्चों के ऊपर, स्कूल एज बच्चों के ऊपर देख रहे होते हैं आप, अडोलसेंस के ऊपर देख रहे होते हैं, और अडल्ट पे भी देख रहे होते हैं जिन्हें के स्पीच डिसफ्लुएंसीज होने का अंदेशा हो, ठीक है। अच्छा, एक दफा और मैं आपको बता देती हूँ फ्लुएंसी स्क्रीनिंग के बारे में। फ्लुएंसी स्क्रीन जो है वो एक क्विक असेसमेंट है जो यूज किया जाता है स्पीच के नेचुरल फ्लो में एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मल इंटरप्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये डिटरमाइन करता है कि ये या आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि आया जो स्पीच है, स्पीच डिसफ्लुएंसीज है पर्सन को या नहीं, और या जो स्पीच डिसफ्लुएंसीज हैं वो टिपिकल हैं, यानी कि डेवलपमेंटल हैं, या उस पर्सन में जो है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर के इंडिकेटिव हैं, ठीक है, जिन्हें के फर्दर असेसमेंट रिक्वायर होती है। अगर वो डेवलपमेंटल हैं या वो आया वो जो है फ्लुएंसी डिसऑर्डर के इंडिकेटिव है, ठीक है। ये चीजें आप लोग फ्लुएंसी स्क्रीनिंग में देख रहे होते हैं। अच्छा, जब आप फ्लुएंसी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो इसमें इसका फोकस जो है वो डिसफ्लुएंसीज के फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, ठीक है। डिसफ्लुएंसीज की टाइप्स के ऊपर होता है, इसके ड्यूरेशन पे होता है, सेकेंडरी बिहेवियर्स पे होता है, ठीक है, और स्पीच रेट पे होता है, और उसके अलावा जो है ओवरऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस के ऊपर भी इसका फोकस होता है स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो पर्पस क्या है इसका कि फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स को देखना, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, नॉर्मल डेवलपमेंटल डिसफ्लुएंसीज को जो स्टटरिंग और क्लटरिंग वगैरह है उनमें डिफरेंशिएट करना, ठीक है, और डिफरेंट स्पीकिंग सिचुएशंस में स्पीच को ऑब्जर्व करना, ये सारे इसके पर्पस आते हैं। इसके अलावा इसके और आते हैं कि फिजिकल बिहेवियर्स जैसे स्टटरिंग से एसोसिएटेड जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फ्लुएंसी डिफिकल्टी की
स्वेरिटी को डिटरमाइन करना, ये डिसाइड करना कि आया जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसको रेफरल रिक्वायर है या नहीं है, या उसको कोई कम्प्रिहेंसिव फ्लुएंसी असेसमेंट के लिए ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ उसकी, ठीक है? और अगर ज़रूरत पड़े तो आपने उसको रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करनी होती हैं इंटरवेंशन के लिए, ठीक है? देन स्लाइड नंबर 5 में फ्लुएंसी स्क्रीनिंग के स्लाइड नंबर 5 में हम बात करेंगे जो इसमें आपको मटेरियल रिक्वायर होता है जस्ट एज़ आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग, फ्लुएंसी स्क्रीनिंग में भी आपको कुछ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं जिसमें आपने एक क्वाइट रूम सेट करना होता है, बच्चे की साइज़ की टेबल या चेयर रखनी होती है, पिक्चर बुक्स का यूज़ करना होता है, स्टोरी बुक्स हो गई, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गई है और टॉयज़ हो गए हैं, ठीक है? अगर तो यंग चिल्ड्रन है आपके पास, रीडिंग पैसेजेस हैं, जितने एज का पर्सन आपके पास आ रहा है उसके एज के अकॉर्डिंग आपने रीडिंग पैसेज रखने हैं अपने पास, कन्वर्सेशन टॉपिक्स आपने रखने हैं, स्टॉप वॉच और टाइमर ये रखना है, ठीक है? पेन या पेंसिल हो गई है, रिकॉर्डिंग शीट हो गई है, ऑडियो रिकॉर्डर हो गया है, ठीक है? ये ऑप्शनल है और वीडियो रिकॉर्डर ये भी ऑप्शनल है, ठीक है? ये आपके पास मटेरियल आ गया। इसके बाद आपने जो है सेशन या स्क्रीनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, एक क्वाइट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है अपने क्लाइंट के लिए। अपना आप आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उसको, ठीक है? जिस तरह हमने आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग में बात की कि आप पहले उनको ग्रीट करेंगे, फिर अपना नाम बताएँगे और फिर उसके बाद आप उन्हें कहेंगे कि आज हम बातें करेंगे, पढ़ेंगे और कुछ स्टोरीज़ बताएँगे इकट्ठे एक-दूसरे को, ठीक है? देन उसके बाद आपने अप्रॉक्सिमेटली 3 से 5 मिनट के लिए अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करनी है, जिसमें आप उनको स्कूल के बारे में जो है वो पूछ सकते हैं उनसे, फेवरेट टॉयज़ के बारे में, फैमिली के बारे में, पेट्स के बारे में, फेवरेट गेम के बारे में और हॉबीज़ के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि असेसमेंट से पहले स्पीच या स्टटरिंग को मेंशन नहीं करना आपने, ठीक है? और इससे क्या होगा उस पर्सन की जो है वो एंग्ज़ायटी रिड्यूस होगी जब आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? और कन्वर्सेशन के दौरान आपने बच्चे की स्पॉन्टेनियस स्पीच को ऑब्ज़र्व करना है। इसमें देन उसके बाद आपके पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। में सबसे पहला स्टेप है आपके पास केस हिस्ट्री, ठीक है? अब केस हिस्ट्री का पर्पस क्या है? इंडिविजुअल के या एक पर्सन के स्पीच हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी होती है, इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है और फ्लुएंसी से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनकी भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है? इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उन क्लाइंट से या फिर पेरेंट्स से पूछना है बच्चे की, या जो पर्सन अगर बड़ा है आपके पास, एडल्ट है या एडोलेसेंट है, ठीक है? तो आपने उनसे उनकी बर्थ या डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछना है, ठीक है? क्या जो है कोई कॉम्प्लिकेशन हुई बर्थ के दौरान, क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसके टाइम से अचीव हुए, ठीक है? और कौन-सी एज में जो है उसकी स्पीच शुरू हुई, ये आपने पूछ लेना है। फिर उसके बाद आपने उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है? जिसमें आपने उनसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है, कोई हेड इंजरी हुई हो उसकी, ठीक है? कोई हियरिंग लॉस हो, मेडिकेशन कोई यूज़ कर रहा हो, किसी किस्म की दवाइयाँ वो खा रहा हो, ठीक है? या फिर उसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन उसको हो, ठीक है? इसके बाद आपने उनकी फैमिली हिस्ट्री ले लेनी है कि क्या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था या है जिसको स्टटरिंग हुआ हो, ठीक है? कोई फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो, उस सब की आपने हिस्ट्री ले लेनी है। देन स्पीच हिस्ट्री आपने लेनी है कि जो पर्सन है उसकी ये डिसऑर्डर स्टटरिंग वगैरह का कब शुरू हुआ? क्या एकदम उसको ये डिसऑर्डर हुआ या आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि ग्रेजुअली उसको हो रहा था, ठीक है? क्या दिन-ब-दिन वैरी करती है या ये बेहतर हो रही है, ठीक है? या वर्स हो रही है, ये चीज़ आपने उससे पूछ लेनी है। उसके बाद आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पूछना है कि कोई उसके लाइफ में मेजर लाइफ चेंजेस आए हों रिसेंटली या पहले कभी, ठीक है? और उसका स्कूल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस या फिर उसके अलावा कम्युनिकेशन डिमांड्स कोई हों, ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में ले लेने हैं उससे। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 पे जाना है जिसमें आपने उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच को ऑब्ज़र्व करना है। इसमें आप इसका पर्पस क्या है कि स्पीच के दौरान नेचुरल स्पीच ऑब्ज़र्व करना है आपने, ठीक है? उसकी नेचुरल स्पीच को ऑब्ज़र्व करना है जिसका प्रोसीजर है कि पहले आपने क्लाइंट को अप्रॉक्सिमेटली 5 से 10 मिनट तक अपने साथ कन्वर्सेशन में, अपने साथ बातचीत में एंगेज करना है। पॉसिबल बातचीत के टॉपिक्स इसमें जो हो सकते हैं वो फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, फेवरेट गेम्स, वीकेंड एक्टिविटीज़, हॉलिडेज़ या फिर कोई भी फेवरेट टीवी शो हो गया, ठीक है? इस सब के बारे में आप उनसे बात करें और जब वो पर्सन आपके साथ बात कर रहा हो तो आप उसकी स्पीच रेट को ऑब्ज़र्व करें, उसके रिदम को, उसकी नेचुरलनेस को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की डिसफ्लुएंसीज़ हैं, उसको आप सॉरी डिसफ्लुएंसीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप ऑब्ज़र्व करें, उसके आई कॉन्टैक्ट को, उसके कॉन्फिडेंस को
उसके फेशियल टेंशन को और बॉडी मूवमेंट्स को, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है, और जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की है उस सब को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, उसका स्पीच सैंपल कलेक्शन करना है। इसका पर्पस क्या है कि एनालिसिस के लिए एक एडिक्वेट सैंपल स्पीच सैंपल आपने ऑब्टेन करना होता है। एटलीस्ट 200 से 300 यानी कि 200 से 300 के सिलेबस आपने जब भी पॉसिबल हो कनेक्ट स्पीच के कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और स्पीच सैंपल में इसको आप शामिल कर सकते हैं कैसे, कन्वर्सेशन से आप उसको उससे ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्पीच सैंपल, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर जब पर्सन डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है, स्टोरी कोई बता रहा हो, कोई पैसेज को रीड कर रहा हो, ठीक है, अगर तो बच्चा है और वो रीड कर सकता है तब आप उसको रीडिंग पैसेज देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर करके आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे ये पैसेज कलेक्ट कर सकते हैं, ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो बाद के एनालिसिस के लिए भी आप स्पीच सैंपल को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पास। देन स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डिसफ्लुएंसीज, यानी गौर से सुनना है आपने, और टाइप की जो डिसफ्लुएंसी की टाइप है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो डिसफ्लुएंसी है वो नॉर्मल यानी कि टिपिकल टाइप की है। अब ये वो इंटरप्शंस होती हैं जो छोटे बच्चे बच्चों में जो है वो 2 से 5 साल की जब उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है ना, उस टाइम पे जो है उस वक्त में ये इनमें नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा 2 से 5 साल का हो और उसके अंदर ये इंटरप्शंस हो रही हो तो उसको आप नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। यंग चिल्ड्रन में ये चीज कॉमन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंटरजेक्शंस का यूज कर रहा हो, जैसे अच्छा, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स वो बोल रहा हो, या फ्रेज रिपीटेशन वो कर रहा हो, ठीक है, कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे बॉल चाहिए, ठीक है। या वो रिविजन्स कर रहा हो कि मैं नहीं, हम, मैं नहीं, हम, ठीक है, हम कल गए थे, पहले वो कहते हैं कि मैं, फिर वो कहते हैं नहीं हम कल गए थे, ठीक है। या वो बोल रहा हो, वो लड़का वो लड़की खेल रही है, ठीक है, होल वर्ड रिपीटिशन उसका आ रहा है, जैसे मेरा, मेरा कुत्ता, ठीक है। या फिर ये जो है ये चीजें अमूमन टेंशन के बगैर उसकी टिपिकल डिस्क फ्लुएंसीज में वो ये टेंशन के बगैर हो रही होती हैं, ठीक है। स्ट्रगल या फेस बॉडी मूवमेंट जो है वो नहीं होते इसमें, फ्रस्ट्रेशन के बगैर बच्चा ये बात कर रहा होता है, और डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं, और वक्त के साथ साथ जो है ये उसमें कम हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी अगर बच्चे में ये चीजें हो रही होती हैं तो उस टाइम पे आपको फिर इसकी असेसमेंट की जरूरत है, ठीक है, स्पीच असेसमेंट की। ओके, 2 से 5 साल का वक्त मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें ये नॉर्मल होते हैं। देन दूसरे इसकी टाइप आ जाती है आपके पास डिस्फ्लुएंसी की, स्टटरिंग लाइक डिस्फ्लुएंसीज, ठीक है, ये ज्यादा कंसर्निंग है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो है क्या होता है, साउंड रिपीटेशन होती है, जैसे एक साउंड बच्चा बार बार रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने बॉल बोलना है तो उसमें वो पहले बी को 2-3 दफा बोलेगा, बा बब बब, और फिर उसके बाद उसका बॉल निकलेगा, ठीक है। या फिर उसका जो है सिलेबल रिपीटिशन हो जिसमें वो 2 साउंड्स को एक बार बार रिपीट करता है, अगर उसने बेबी बोलना है तो वो पहले बा बा बोलेगा, उसके बाद उसका जाके बेबी वर्ड निकलेगा, ठीक है। साउंड की प्रोनोंगेशन हो जिसमें वो साउंड एक साउंड को खींच के बोल रहा होता है, अगर उसने सन बोलना है तो वो उसको पहले खींच के बोलेगा, उसके बाद वो सन बोलेगा, ठीक है। साइलेंट ब्लॉक हो, पहले उसकी जो है वो बिल्कुल कोई वर्ड ना हो और एकदम से वो जो है बॉल बोल दे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है ऐसे लग रहा होता है कि जैसे बच्चा उस साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और ये उसकी फिजिकल टेंशन के साथ होता है, ठीक है। उसमें फिजिकल टेंशन एकम्पनीड होती है इसमें, और फिजिकल टेंशन भी शामिल होती है इसमें, ठीक है। ये बात है। इसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 5 में, ऑब्जर्व सेकेंडरी बिहेवियर्स। आपने जो बच्चा है उसके अंदर कुछ सेकेंडरी बिहेवियर्स को भी साथ, स्टटरिंग के साथ फिजिकल जो उसकी सेकेंडरी बिहेवियर्स है उनको भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे जो स्टटरिंग के साथ जो फिजिकल बिहेवियर्स आ सकते हैं उनमें आपने आइडेंटिफाई करना है उसके फेशियल मूवमेंट्स को, ठीक है। स्टटरिंग के साथ उसकी फेशियल मूवमेंट भी हो रही है या नहीं, आंख ब्लिंक करना, लिप को जो है वो क्लोजिंग लिप ट्रेमर, ठीक है। और जॉ ट्रेमर हो गया, ठीक है। जो ट्रेमर है ना वो आपका किसी भी बॉडी के पार्ट का इनवॉलंटरी, ठीक है, हिलना होता है, यानी कि आप का उसके ऊपर इख्तियार नहीं होता, वो खुद ही वो जो आपका बॉडी का पार्ट है वो हिल रहा होता है, तो वो आपका ट्रेमर होता है, ठीक है। उसके बाद आपने हेड मूवमेंट्स हो गई हैं, हेड नोडिंग हो गई है, ठीक है, सर हिलाना या सर जो है वो जर्किंग, हेड जर्किंग होती है जिसमें एकदम अचानक से जो है वो झटके के साथ आपका जो सर है वो हिलता है, ठीक है।
बॉडी मूवमेंट्स हो गई है, जिसमें फुट टैपिंग हो गई है, पाँव को टैप करना, हाथों को जो है वो क्लेंच करना, मुट्ठी टाइप बनाना, ठीक है। और फिंगर टैपिंग हो गई है, या शोल्डर मूवमेंट्स आ जाती हैं। उसके अलावा जो है आपके रिस्पायरेटरी बिहेवियर, जिसमें आप गहरी सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, इरेगुलर ब्रीथिंग होती है आपकी, या फिर ऑडिबल ब्रीथिंग होती है, ऐसी सांस लेना कि वो सुनाई भी दे रही हो, ठीक है। और इसके अलावा आपने रिकॉर्ड करना है कि ये सब प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट आया उसकी जो है रिस्पायरेटरी बिहेवियर्स, बॉडी मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स, और उसके जो सेकेंडरी बिहेवियर्स है बाकी, ठीक है, वो सारे उसमें प्रेजेंट हैं, एब्सेंट है, या उनकी फ्रिक्वेंसी और या सेवेरिटी कितनी है, ये चीजें आपने ऑब्जर्व कर लेनी है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 6 में आप जाएंगे, उसका स्पीच रेट असेस करेंगे, ठीक है। इसमें आपने ऑब्जर्व करना है कि आया स्पीच है उसकी वो स्लो है, नॉर्मल है, या फिर रैपिड है। ज़्यादा स्पीच, तेज़ स्पीच अगर उसकी होगी तो वो क्लटरिंग को इंडिकेट कर सकता है, और ज़्यादा स्पीच जो है वो एक्सेसिव स्ट्रगल या कंपेंसेटरी स्पीच इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद आपने उसकी स्टेप नंबर 7 में नेचुरलनेस स्पीच की असेस करनी है, जिसमें आपने डिटरमाइन करना है कि आया जो स्पीच है वो स्मूथ है, नेचुरल है, हेजिटेंट है, टेंस है, फोर्स्ड है, या फिर इंटरप्टेड है। ये सारी चीज़ें आपने उसकी असेस करनी है, और नोट करना है कि स्पीच रिदम टिपिकल है या नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 8 में आप जाएंगे, उसमें आपने उसकी फ्रिक्वेंसी, जो डिस्फ्लुएंसीज की फ्रिक्वेंसी है उसको असेस करना है, ठीक है, जिसमें स्पीच सैंपल के दौरान नंबर ऑफ डिस्फ्लुएंसीज काउंट करने हैं आपने, और आपने कैलकुलेट करना है किस तरीके से इसको नंबर ऑफ डिस्फ्लुएंसीज को टोटल सिलेबल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीच सैंपल है 250 सिलेबल्स का, और आपके पास डिस्फ्लुएंसीज हैं 15, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्फ्लुएंसीज को आप टोटल सिलेबल के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को आप 250 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो आपके पास 6% जो है उसकी कैलकुलेशन आती है, ठीक है। देन क्या होगा कि जो जितनी ज्यादा आपकी हायर परसेंटेज होगी, वो जनरली ज्यादा फ्लुएंसी कंसर्न्स जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आपने उस पर्सन की एज, उसकी डिस्फ्लुएंसी की टाइप और एसोसिएटेड बिहेवियर्स को भी कंसिडर करना होता है। देन स्टेप नंबर 9 में आपने उसकी स्वेरिटी को आइडेंटिफाई करना है। आपने कंसीडर करना है उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी ड्यूरेशन को, डिस्फ्लुएंसी की टाइप को, सेकेंडरी बिहेवियर्स को, फिजिकल टेंशन, अवॉइडेंस बिहेवियर्स और इमोशनल रिएक्शन जो है, इन सब को भी आपने साथ साथ ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। और जनरल क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो अगर पर्सन है जिसको ओकेजनल रिपीटेशंस हो, लिटिल टेंशन हो और कुछ सेकेंडरी बिहेवियर्स हो, तो आप उसको कहेंगे कि ये माइल्ड है, ठीक है। अगर पर्सन को फ्रिक्वेंट रिपीटेशंस हो, कुछ प्रोलोंगेशंस हो, नोटिसेबल टेंशन हो और ओकेजनल सेकेंडरी बिहेवियर्स हो, तो आप कहेंगे इसको मॉडरेट है, ठीक है। और स्वेरिटी है। और उसके बाद आप जो है अगर कहते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे में फ्रिक्वेंट ब्लॉक्स हैं, ज़्यादा लंबी प्रोलोंगेशंस हैं, उसमें मल्टीपल सेकेंडरी बिहेवियर्स हैं, हाई फिजिकल टेंशन है और स्पीच अवॉइडेंस भी है, तो फिर आप उसको स्वेयर कहेंगे, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, जो कि मैंने आपको उसके सिम्टम्स बता दिए कि किस तरीके के होंगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 10 में आपने उसकी डिफरेंट स्पीकिंग टास्क को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान आपने उसकी फ्लुएंसी को एवेलुएट करना है। आपने कन्वर्सेशन के दौरान उसको देखना है, जब कन्वर्सेशन क्या स्पॉन्टेनियस स्पीच को आपने उसकी ऑब्जर्व करना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के दौरान आपने उससे पूछना है कि इस पिक्चर में जो है क्या हो रहा है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के दौरान आपने बच्चे को बोलने की मुझे कोई फेमिलियर स्टोरी सुनाओ, ठीक है। रीडिंग के दौरान आप उसे बोलें कि मुझे एज अप्रोप्रिएट पैसेज उसको आप दें, ठीक है, उसे कहें कि वो ये रीड करो। फिर उसके बाद आपने उसकी ऑटोमेटिक स्पीच को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्पीच को आप कैसे करेंगे, आपने बच्चे से बोलना है कि 1 से लेकर 20 तक काउंट करो, या फिर दिनों के नाम सुनाओ, या फिर मंथ्स के नाम बताओ, ठीक है। तो इस दौरान आप उसकी ऑटोमेटिक स्पीच को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और इन टास्क के दौरान आपने फ्लुएंसी को कंपेयर करना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 11 आपके पास आ जाता है स्क्रीन फॉर क्लटरिंग, ठीक है, CLUTTERING, क्लटरिंग। अच्छा, आपने इसमें रैपिड स्पीच रेट के लिए ऑब्जर्व करना है, इरेगुलर स्पीच को, स्पीच रिदम जो है उनको ऑब्जर्व करना है, और कोलैप्सिंग सिलेबस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। साउंड को निकालना, आइडियाज की पुअर ऑर्गेनाइजेशन और रिड्यूस इंटेलिजिबिलिटी, कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपने उसमें ऑब्जर्व करनी है। और
क्लटरिंग जिन पर्सन्स को होती है ना, उनको अपनी ना स्पीच डिफिकल्टीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। क्लट और स्टटरिंग में जो है वो उस पर्सन को पता होता है कि मेरा उसको अवेयरनेस होती है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। अच्छा, स्टेप नंबर 12 है, उसमें आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, जिसमें आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने डिटरमाइन करना है कि जो क्या स्पीच जो है उस पर्सन की जो स्पीच है वो फ्लुएंट थी या नहीं थी, ठीक है। आपने ये चीज़ एक डिटरमाइन कर लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या जो उस पर्सन की डिसफ्लुएंसीज हैं वो टिपिकल हैं या एटिपिकल हैं, किस टाइप की डिसफ्लुएंसीज उसके अंदर प्रेजेंट हैं, क्या सेकेंडरी बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है, क्या स्पीच रेट अप्रोप्रिएट है उस पर्सन का, क्या क्लटरिंग सस्पेक्ट हुई है, क्या कम्प्रिहेंसिव फ्लुएंसी एवेल्युएशन रिकमेंड की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इंटरप्रिटेशन में देखनी है। देन इसका भी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंटेशन क्लिनिकल एग्जांपल दी हुई है, क्लिनिकल नोट दिया हुआ है, जिसमें आप कहेंगे या आप जब नोट बना रहे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। आप कहेंगे कि थ्रू आउट फ्लुएंसी स्क्रीनिंग क्लाइंट ने कोऑपरेटिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 250 कन्वर्सेशनल स्पीच के सिलेबस कलेक्ट किए गए थे। स्टटरिंग लाइक डिसफ्लुएंसीज उसमें थी, जिसमें शामिल थे साउंड रिपीटिशंस और प्रोलोंगेशंस, ठीक है, वो ऑब्जर्व किए गए। और अप्रोक्सीमेटली 6% सिलेबल की फ्रिक्वेंसी पे हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ठीक है। माइल्ड आई ब्लिंकिंग और फेशियल टेंशन, जिसमें कई डिफरेंसेस कंपनी थी, ठीक है। स्पीच रेट की नॉर्मल लिमिट में जो है उसकी जो स्पीच रेट थी वो नॉर्मल लिमिट में थी, और क्लटरिंग के कोई फीचर उस पर्सन के अंदर ऑब्जर्व नहीं किए गए, ठीक है। ये चीज आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद एंड पे आप लिखेंगे कि इन फाइंडिंग्स की बेस पर एक कम्प्रिहेंसिव फ्लुएंसी एवेल्युएशन रिकमेंडेड है, ताकि इस फ्लुएंसी डिसऑर्डर की नेचर और सिवियरिटी को भी डिटरमाइन किया जा सके, ठीक है। इस तरह की आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। देन आप के पास है फ्लुएंसी स्क्रीनिंग के समरी, जिसमें प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट के लिए एक क्वाइट रूम और असेसमेंट मटेरियल प्रिपेयर करना है, क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करनी है, उसको डिटेल्ड केस हिस्ट्री ऑब्टेन करनी है उसकी, और स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन ऑब्जर्व करनी है, उसकी स्पीच सैंपल कलेक्ट करना है जो अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 सिलेबस का होगा, ठीक है। डिस्फ्लुएंसीज को आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई करना है, सेकेंडरी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, स्पीच रेट और नेचुरलनेस को आपने असेस करना है। इसके बाद आपने डिस्फ्लुएंसीज की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सिवियरिटी असेस करनी है, और डिफरेंट स्पीकिंग टास्क में आपने फ्लुएंसी कंपेयर करनी है, ठीक है। क्लटरिंग फीचर्स के लिए भी आपने स्क्रीनिंग करनी है और फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करना है। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप क्या करना है कि जो रिजल्ट और रिकमेंडेशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। इसके कुछ प्री क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है कि स्क्रीनिंग के दौरान आपने क्लाइंट के सेंटेंस को इंटरप्ट या फिनिश नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर पर्सन है वो स्टटर कर रहा है और वो वर्ड उसका निकल नहीं रहा, तो आपको एकदम जल्दी हो कि बस ये खत्म हो जाए यहाँ पे इसका वर्ड, तो आप एकदम से जो है वो उससे पहले ही उसका वर्ड खत्म कर दें, ठीक है, उसका सेंटेंस खत्म कर दें। उसको ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। उनके साथ नेचुरल आई कांटेक्ट और काम स्पीकिंग स्टाइल आपने मेंटेन करना है, ठीक है। क्लाइंट की जो स्पीच है, स्पीच जैसी उसने प्रोवाइड करनी है, उसी तरीके से आपने उसकी जो स्पीच है उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर्स दोनों को आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप नॉर्मल डेवलपमेंट डिस्फ्लुएंसीज को देख रहे हो, तो उसको आपने स्टटरिंग से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब आप एज को भी कंसीडर करें। जब आप नॉर्मल डेवलपमेंट फ्लुएंसीज को स्टटरिंग से डिफरेंशिएट करें ना, उस टाइम पे आपने देखना है कि बच्चे की एज क्या है, ठीक है। अगर तो वो 5 साल से कम का बच्चा है तो उसमें आप नॉर्मल के उसमें लेके जाएंगे उसको, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर आप जो है कहेंगे कि ये यहाँ पे इसको असेसमेंट की जरूरत है स्पीच की, ठीक है। फिर आपने जो है वो स्क्रीनिंग आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को कि जिन्हें फर्दर एवेल्युएशन की जरूरत है हो, ठीक है। या ये जो है आपको एक फर्दर एवेल्युएशन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आया पर्सन को जो है फर्दर एवेल्युएशन की जरूरत है या नहीं। ये नहीं बताता आपको कि एक आप यानी डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश नहीं करता है, एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस का नहीं बताता आपको, ठीक है, जस्ट एवेल्युएशन की इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अभी मैं आपको ना कुछ स्टटरिंग और क्लटरिंग में डिफरेंस बताऊंगी। अच्छा, जो स्टटरिंग है वो स्पीच में रिपीटेशंस, प्रोलोंगेशंस और ब्लॉक्स होती हैं, और पेशेंट को अपने प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस होती है स्टटरिंग में, ठीक है। उसकी जो फ्लुएंसी है वो टूट जाती है, लेकिन स्पीच रेट उसका नॉर्मल या स्लो होता है, ठीक है। लिसनर को रिपीटेशंस और ब्लॉक्स क्लियर नहीं नजर आते हैं, और सेकेंडरी बिहेवियर आमतौर पर उसके जो है वो
क्लटरिंग में होते हैं, ठीक है। और क्लटरिंग क्या है? क्लटरिंग बहुत फास्ट और इरेगुलर स्पीच होती है। अक्सर जो पर्सन है उसको अपनी अवेयरनेस, अपनी प्रॉब्लम का जो है वो कम अवेयरनेस होती है। स्पीच रेट उसका यूजुअली बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वर्ड ओमिट या मर्ज होते हैं उसमें, ठीक है। लिसनर को लगता है कि जैसे पेशेंट जल्दी बोल रहा है और लफ्ज उसके क्लियर नहीं है, ठीक है। और जो है क्लटरिंग में यूजुअली सेकेंडरी बिहेवियर्स नहीं होते हैं, अगर हो भी तो बहुत कम होते हैं और स्टटरिंग जितने प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्पीच असेसमेंट में जो थर्ड टॉपिक आ रहा है वो है वॉइस स्क्रीनिंग का, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पहले थोड़ा सा वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होती है और कौन से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग वॉइस स्क्रीनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। वॉइस वो साउंड है जो वोकल फोल्ड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं लिरिक्स में, और वोकल ट्रैक्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। इसमें आपके शामिल होते हैं थ्रॉट, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, ठीक है। नॉर्मल वॉइस जो है वो अप्रोप्रिएट है इंसान की एज, उसके जेंडर, उसके कल्चरल बैकग्राउंड और उसकी कम्युनिकेशन नीड्स के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, वॉइस प्रोडक्शन में आपके चार सिस्टम्स का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन रिक्वायर होता है, जिसमें आपका एक रिस्पायरेशन आता है, यानी कि आपका ब्रेथ सपोर्ट, आपका फोनेशन यानी कि वोकल फोल्ड वाइब्रेशन, आपका जो है रेजोनेंस यानी कि साउंड एम्पलीफिकेशन या क्वालिटी, ठीक है। और आपका आर्टिकुलेशन यानी कि स्पीच साउंड की फॉर्मेशन। ये चार आपके कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस रिक्वायर होते हैं वॉइस प्रोडक्शन के लिए। इन चारों में अगर किसी एक में भी कोई मसला होगा तो आपकी जो वॉइस प्रोडक्शन है उसमें भी मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आते हैं वॉइस स्क्रीनिंग पे। वॉइस स्क्रीनिंग ब्रीफ असेसमेंट है जो कि एक एसएलपी यानी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है वॉइस डिसऑर्डर्स के साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए कि जो पर्सन है उसको कम्प्रिहेंसिव वॉइस एवेल्युएशन की रिक्वायर है या नहीं है, ठीक है। और वॉइस डिसऑर्डर एक या एक से ज़्यादा वॉइस के एस्पेक्ट्स को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि इसमें आपकी पिच भी खराब हो सकती है, लाउडनेस, आपकी वोकल क्वालिटी, आपके रेजोनेंस को और आपकी वोकल इंड्योरेंस को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन है आपके पास वॉइस स्क्रीनिंग की, जिसमें अब ये बताया गया कि जो वॉइस स्क्रीनिंग है वो एक क्विक क्लिनिकल असेसमेंट है जो यूज होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया जो पर्सन है, पर्सन की वॉइस उसके एज और उसके जेंडर के लिहाज से अप्रोप्रिएट साउंड करती है या नहीं, और इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ गई है वॉइस स्क्रीनिंग की। अच्छा, स्क्रीनिंग जो है उससे हमें पॉसिबल वॉइस डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास या आपको एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस स्टैब्लिश नहीं करता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा फ्लुएंसी डिसऑर्डर में, ठीक है, कि फ्लुएंसी स्क्रीनिंग आपको एक डिसऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन बता सकता है, लेकिन एक प्रॉपर आपके पास डिफिनेटिव डायग्नोसिस स्टेब्लिश नहीं करता। एज इट इज जो वॉइस स्क्रीनिंग है वो भी आपको जस्ट वॉइस डिसऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, करवा सकता है, एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपका एस्टेब्लिश नहीं करता, ठीक है। और वॉइस स्क्रीनिंग जो है वो ये एवेलुएट करता है कि जो आपकी वोकल क्वालिटी है उसको एवेलुएट करता है, पिच को, लाउडनेस को, आपकी रेजोनेंस को, आपकी वोकल एंड्योरेंस को, आपकी वोकल फ्लेक्सिबिलिटी को, वोकल हाइजीन को और स्पीच के दौरान ब्रीदिंग पैटर्न को, ठीक है। और ये सारे पैटर्न्स, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके काम रोल प्ले कर रहे होते हैं वॉइस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आते हैं हम वॉइस स्क्रीनिंग के पर्पस के ऊपर। अच्छा, वॉइस स्क्रीनिंग का पर्पस है एबनॉर्मल वॉइस करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल वॉइस डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करना, स्पीच के लिए रिस्पायरेटरी सपोर्ट जो है उसको ऑब्जर्व करना, वोकल क्वालिटी, पिच, लाउडनेस या फिर रेजोनेंस को असेस करना, ठीक है। वोकल मिसयूज और अब्यूज आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो है वोकल का बहुत ज़्यादा यूज़ या गलत यूज़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। और डिटरमाइन करना कि जो ऑटोलेरिंगोलॉजिस्ट है ना, यानी जिसको आप ईएनटी बोलते हैं, या कम्प्रिहेंसिव वॉइस असेसमेंट के रेफरल की ज़रूरत तो नहीं है क्लाइंट को, ठीक है। और रिगार्डिंग वोकल हाइजीन और मैनेजमेंट के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करनी है आपने। अच्छा, इसके लिए जो मटेरियल है उसमें आपने क्या करना है, क्वाइट एग्जामिनेशन रूम अपने क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करना है, चेयर और टेबल का अरेंजमेंट करना है, वॉइस स्क्रीनिंग फॉर्म आपके पास होना चाहिए, पेंसिल या पेन होना चाहिए, स्टॉप वॉच या टाइमर होना चाहिए, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, और ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। पीने के लिए पानी हो, मिरर, फ्लैश लाइट, अगर आपने ओरल एग्जामिनेशन भी करना है तो उसके लिए आपको फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
उसके अलावा आपने जो है रीडिंग पैसेज एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जितना आपके पास पर्सन है जिस एज का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पिक्चर कार्ड्स हों बच्चों के लिए, ठीक है, और सस्टेन्ड वोवल रिकॉर्डिंग शीट हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बारी है आपके पास बिफोर स्टार्टिंग द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। एक क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना है अपने क्लाइंट के लिए। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, जिसमें आपने सेम उनको ग्रीटिंग करनी है। उसके बाद सलाम करने के बाद आपने उनको अपना नेम बताना है और फिर बोलना है कि आज हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं जिसमें हम बातें करेंगे, रीडिंग करेंगे और आपकी वॉइस के साथ डिफरेंट साउंड्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उनके साथ 3 से 5 मिनट के लिए रैपर बिल्ड करनी है, ठीक है। और उसके जो है उस दौरान आपने उनके फॉर्मल टास्क से पहले आपने उनकी वॉइस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एकदम से आपने उसकी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी के ऊपर कमेंट नहीं करना कि आपकी आवाज ऐसी है ऐसी, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है आपने। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके पास कुछ स्टेप्स जो कि आप वॉइस स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास केस हिस्ट्री। आपने उनकी केस हिस्ट्री लेनी होती है और केस हिस्ट्री का पर्पस है ऐसे फैक्टर्स को जो कि वॉइस डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। केस हिस्ट्री में आप ये काम करेंगे और आपने उनसे जो है उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। उसमें आपने पूछना है कि क्या आपको अक्सर गले में सूजन होती है, ठीक है, क्या आपको कोई क्रोनिक कफिंग है, खांसी है, ठीक है। एलर्जीज के बारे में पूछना है, अस्थमा के बारे में। एसिड रिफ्लक्स का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें मैदे का जो एसिड है वो वापस फूड पाइप में जो है आ जाना, ठीक है, ये आपके पास एसिड रिफ्लक्स होता है। देन आपने उनसे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है। पास्ट में या रिसेंटली उन्होंने कोई थ्रॉट सर्जरी करवाई हो, ठीक है, या फिर किसी किस्म की भी वोकल सर्जरी उन्होंने करवाई हो उसके बारे में आपने पूछना है। अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपने उनसे वॉइस हिस्ट्री लेनी है, जिसमें आपने उनसे वॉइस प्रॉब्लम पूछना है कि कब शुरू हुई, ऑनसेट उसका सडन था, अचानक था, या फिर ग्रेजुअल था, आहिस्ता था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है हो रहा था। क्या रेस्ट से उनकी जो आवाज है आराम करने से वो इम्प्रूव होती है। क्या दिन में वॉइस और ज्यादा उनकी खराब हो जाती है। क्या बोलते वक्त उसके उनके जो गला है उसमें दर्द होता है। क्या बोलना एफर्टफुल है उनके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको मुश्किल से बोलना पड़ रहा होता है। या जो उसकी आवाज है पर्सन है वो बिल्कुल अपनी आवाज खो बैठा है, ठीक है, जब भी बोलता है ये खो देता है या कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि वो जॉब क्या करते हैं, उनका काम क्या है, उनका पेशा क्या है, ठीक है। आया वो टीचर हैं, वो सिंगर हैं, वो कोच हैं, लॉयर हैं, कॉल सेंटर वर्कर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, ठीक है, या फिर कोई सेल्स पर्सन है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं ना इनमें इंसान को ना बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, तो आप ये भी देख रहे हैं कि क्या उनका जो वॉइस इफेक्ट है वो उसके जॉब की वजह से तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपने देख लेनी है। फिर उनसे आपने वोकल हैबिट्स के बारे में पूछना है, ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि वो अक्सर जोर से चिल्लाते तो नहीं है, या ऊंचा बोलना, या बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है, विस्पर करने, बहुत ज्यादा खुद सरगोशी वगैरह करना, गला बार बार साफ करना, क्रोनिक कफिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन किसी किस्म का, ठीक है, हाइड्रेशन या फिर कैफीन इंटेक, ये सारी चीजें आपने उनसे वोकल हैबिट्स के बारे में पूछना है। देन हिस्ट्री लेने के बाद आप आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें आपने उनकी स्पॉन्टेनियस स्पीच को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, पर्सन की नेचुरल वॉइस जो है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और आप कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। आपने पहले अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट तक क्लाइंट को बातचीत में अपने साथ इंगेज करना है, जिसमें आप उनसे फैमिली के बारे में पूछें, स्कूल वर्क के बारे में, हॉबीज के बारे में, फेवरेट टीवी शोज, वीकेंड की एक्टिविटीज क्या क्या है उनके बारे में आपने पूछना है। और ऑब्जर्व करें कि उसकी जो वोकल क्वालिटी है वो कैसी है, उसकी पिच कैसी है, उसकी लाउडनेस, रेजोनेंस, स्पीच ब्रीदिंग, ठीक है, स्पीच का रेट, वोकल एफर्ट और वोकल फैटीग के साइंस आपने पूछने हैं, ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आप जब बोल रहे होते हैं उस टाइम पे आपका सांस का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है, जिससे आप कुछ भी नहीं बोल रहे होते, आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब आपकी क्वाइट ब्रीदिंग होती है तो वो आपकी अलग होती है, ठीक है। और आपने जो है ऑब्जर्वेशन को जो जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है आपके पास ओरल मैकेनिज्म एग्जामिनेशन, OME, जिसका पर्पस है ये डिटरमाइन करना कि वॉइस और स्पीच प्रोडक्शन के लिए ओरल स्ट्रक्चर्स एडिक्वेट हैं या नहीं है, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व करना है
उसके लिप्स को, उसकी लिप्स में आपने उसकी सिमेट्री को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके रेंज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें आपने उसके लिप्स में ऑब्जर्व करने, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी उसकी जुबान की। उसकी जुबान में आपने उसकी शेप को, उसकी साइज को, स्ट्रेंथ को, और उसकी मोबिलिटी, मूव कैसे करती है, किस टाइप की मूव करती है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेनी है। फिर आएंगे हम उसके जॉ के ऊपर, ठीक है, मैंडेबल। उसमें आपने उनका रेंज ऑफ मोशन और स्टेबिलिटी ऑब्जर्व करनी है। हार्ड पैलेट में आपने उसका शेप और स्ट्रक्चर देखना है। सॉफ्ट पैलेट में आपने क्लाइंट को बोलना है कि आ बोलें, ठीक है। और जब वो आ बोलेंगे तो उस दौरान आपने उनकी वेलर एलिवेशन को ऑब्जर्व करना है, सिमेट्री को ऑब्जर्व करना है, और मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर ओरल स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मल हुए तो उनसे जो उसकी रेजोनेंस और वॉइस क्वालिटी है वो भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। देन स्टेप नंबर 4 में आपने उनकी वोकल क्वालिटी को असेस करना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? डिटरमाइन करना कि वॉइस उस पर्सन की नॉर्मल साउंड करती है या नहीं। आपने सुनना है उसको कि उसकी जो, जब आप उसको सुन रहे होंगे तो उस दौरान आपने उसकी आवाज़ को देखना है कि आया उसकी जो आवाज़ है उसमें हॉर्नेस तो नहीं है। हॉर्नेस के लिए आप उसकी आवाज़ सुने, यानी कि वॉइस रफ या हार्श तो नहीं साउंड करती उसकी, ठीक है। ब्रेदीनेस को देखना है आपने, यानी कि फोनेशन के दौरान ज़्यादा हवा एस्केप कर रही है या नहीं, ठीक है। स्ट्रेन आपने देखना है उसकी आवाज़ में, यानी कि उसकी आवाज़ टाइट या प्रेस तो नहीं है। रफनेस उसकी आवाज़ में आपने देखनी है, सुननी है, ठीक है। इरेगुलर वोकल फोल्ड वाइब्रेशन जो होते हैं आपको वो, वीक वॉइस सुनना है आपने, यानी कि जो है रिड्यूस्ड वोकल इंटेंसिटी की वजह से जो आपकी होती है। और एफोनिया जो कि एक वॉइस बिल्कुल ना होना, कंप्लीट एब्सेंस वॉइस का, ठीक है। या फिर डाइप्लोफोनिया जिसमें आप एक साथ दो पिचेस सुनाई दे रही होती हैं आपको, ठीक है। आपने एबनॉर्मल वोकल क्वालिटी की टाइप और स्वेरिटी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है इसमें। देन उसके बाद स्टेप नंबर 5 आ जाता है आपके पास, जिसमें आपने उसकी पिच को असेस करना है। और इसका पर्पस क्या है? ये डिटरमाइन करना कि पिच अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और आपने ऑब्जर्व करना है उसकी पिच को, कि उसकी जो पिच है उस पर्सन की वो ज्यादा हाई तो नहीं है, ठीक है, या ज्यादा लो, या मोनोटोन, या वेरिएबल। और एज और जेंडर के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है उसकी पिच, ठीक है। यानी कि मेल है, फीमेल की आवाज हो, फीमेल है, मेल की आवाज हो, बच्चा है, बड़े की आवाज हो, बड़ा है, बच्चे की आवाज हो। तो ये सारी चीजें भी आपने साथ साथ उसकी पिच में नोट करना है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है कि इसके लिए आपने क्लाइंट को कहना है कि वो 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक काउंटिंग करें, कोई छोटा पैराग्राफ पढ़ें, और वोवल जो आ है उसको सस्टेन करें। और आप उन इस दौरान आपने उनकी जो पिच है उसकी कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 6, जिसमें आपने लाउडनेस को असेस करना है। इसका पर्पस क्या है? वोकल इंटेंसिटी को एवेलुएट करना है, ठीक है। आपने इसमें ऑब्जर्व करना है उसकी जो उस पर्सन की लाउडनेस है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। उसकी जो लाउडनेस है वो ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा लाउड या वेरिएबल या अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उसकी जो साउंड है उसमें ऑब्जर्व करने हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने क्लाइंट को बोलना है कि वो कन्वर्सेशनली बोलें, यानी कि जैसे नॉर्मल हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो उस तरीके से वो बोले, ठीक है। या फिर वो फिर उसके बाद आपने उसको बोलना है कि ऊंचा बोलें, या ऊंचा जो है वो किसी चीज को पढ़ें, 1 से 10 तक काउंटिंग करें, ठीक है। और इसमें आपने उनकी लाउडनेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को ऑब्जर्व कर देना है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है? उनके रेजोनेंस को असेस करना है। इसका पर्पस क्या है? इसमें आपने देखना है कि जो उसकी रेजोनेंस है वो नॉर्मल या है या नहीं है, ठीक है। और इसमें आपने ऑब्जर्व करना है उसकी नॉर्मल रेजोनेंस को, जिसमें उसका ओरल और नेजल दोनों साउंड जो है वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। उसकी हाइपरनेजैलिटी को, जिसमें उसकी जो नेजल रेजोनेंस है वो ज्यादा होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल जब जो उसकी स्पीच है वो साउंड करेगी, ओवरली नेजल साउंड करेगी, यानी कि जो उसकी एयर फ्लो है वो नोज से एक्सेसिव एयर फ्लो की वजह से जो उसकी स्पीच होती है वो ओवरली नेजल साउंड कर रही होती है, ठीक है। हाइपोनेसेलिटी के बारे में आपने देखना है, उसकी ये असेस करना है। और हाइपोनेसेलिटी क्या होता है? जब आपकी नेजल रेजोनेंस रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। यानी कि जो आपके नेजल कंजेशन के दौरान अकर होता है। नेजल कंजेशन क्या होता है? जब आपका नाक बंद होता है, ठीक है। फिर आपने उसका अकल्टी से एक रेजोनेंस को भी असेस करना है, ठीक है। जो है इसमें स्पीच उसकी मफल्ड साउंड करती है, क्यों? क्योंकि जो वोकल ट्रैक्ट है उसमें उसकी जो साउंड है वो ट्रैप हुई भी होती है, ठीक है। मफल्ड का मतलब होता है आवाज दबी हुई लगना, मध्यम लगना, या गैर वाज़ेह लगना। और इसमें रेजोनेंस की टाइप को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
देन आप स्टेप नंबर 8 में आएंगे, जिसमें आपने उसका रिस्पिरेटरी सपोर्ट को असेस करना है, ठीक है। और इसका पर्पस है स्पीच के दौरान ब्रेथ सपोर्ट को एवेलुएट करना, ठीक है। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे उसके ब्रीदिंग पैटर्न को, उसकी ब्रेथ ग्रुप को, उसके ब्रेथ कंट्रोल को, ब्रीदिंग को, या फिर स्पीकिंग का जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रीदिंग और स्पीकिंग का आपस में एक दूसरे के साथ, उस कोऑर्डिनेशन को भी आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और रिस्पिरेटरी सपोर्ट आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं, सॉरी। आपने क्लाइंट को कहना है कि वो पैराग्राफ पढ़े, ठीक है। उसके बाद वो 1 मिनट के लिए बोले, और एक सांस में जितना भी हो सके उतना काउंट करें, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 2-3 एक्टिविटीज ये आपने लाजमी क्लाइंट को करवानी होती है रिस्पेक्टिव चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपने ऑब्जर्व करना है उसकी स्पीच में कोई नामुनासिब यानी कि इनएडिक्वेट ब्रेथ सपोर्ट की वजह से तो इंटरप्शन नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है। फिर स्टेप नंबर 9 में आपने सस्टेन फोनेशन के ऊपर आना है, जिसका पर्पस है वोकल फोल्ड फंक्शन और रिस्पिरेटरी सपोर्ट को एवेलुएट करना, ठीक है। और इसमें क्या प्रोसीजर है, आपने क्लाइंट से कहना है कि वो एक गहरी सांस लें, और उस सांस लेने के बाद वो आ बोलें, जितना कंफर्टेबली लंबा वो उसको बोल सकते हैं उतना वो उसको बोलें, ठीक है। और जब वो ये बोल रहे होंगे तो उस दौरान आपने उनका रिकॉर्ड करना है MPT, यानी कि मैक्सिमम फोनेशन टाइम, ठीक है। उसकी वोकल क्वालिटी, उसका स्टेबिलिटी, उसकी पिच और उसकी लाउडनेस, ठीक है। ये चीज आपने 3 बार रिपीट करवानी है उसके, और जो इसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा ना उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जब आपने फर्स्ट टाइम उसको करवाया तो उसमें उसका 13 सेकेंड उसने आ को लंबा लिया, ठीक है। फिर उसने जो है 16 सेकेंड लिया, और थर्ड में उसने 15 सेकेंड लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 13, 15 और 16 है, इसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन उसका कौन सा, 16 वाला, तो आपने जो 16 वाला है उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम फोनेशन टाइम बताऊंगी, जो कि बच्चों के लिए 8 से 15 सेकेंड है, ठीक है। अडल्ट फीमेल्स के लिए वो 15 से 20 सेकेंड है, और अडल्ट मेल्स के लिए जो है वो 20 से 25 सेकेंड का है, ठीक है। जैसे आप एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और उसमें आपको रेंजेस दी होती है ना, कि आपका ब्लड अगर इतने से इतना है तो वो आपके लिए नॉर्मल है, अगर इससे कम है तो वो फिर आपके लिए नॉर्मल नहीं है, उसको फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपको रेंजेस दी हुई है कि अगर इतने सेकंड की होंगी बच्चों की, बड़ों की, और मेल्स और फीमेल्स की इतने इतने सेकंड की होंगी तो वो नॉर्मल होंगी, और इससे कम होंगी तो फिर वो उसको असेसमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो वैल्यूज को आपने पर्सन की एज, उसकी हेल्थ और उसके रिस्पिरेटरी स्टेटस के साथ इंटरप्रेट करना है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है स्टेप नंबर 10, जिसमें आपने उसकी वोकल फ्लेक्सिबिलिटी को देखना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, पिच और लाउडनेस को चेंज करने की एबिलिटी को असेस करना, ठीक है। इसका प्रोसीजर है कि आपने क्लाइंट से कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लो पिच से हाई पिच की तरफ जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हाई पिच से लो पिच की तरफ आए, और फिर उसके बाद वो ऊंचा बोलें, और फिर ऊंचा बोलने के बाद वो सॉफ्टली बोलें। अब इस दौरान आपने ऑब्जर्व करना है उसकी रेंज, स्मूथनेस, वॉइस वॉइस ब्रेक्स और कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से आप उसका वॉइस फ्लेक्सिबिलिटी को असेस कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेप नंबर 11 आपके पास आ जाता है वोकल फटीग। इसका पर्पस क्या है कि वॉइस यूज के साथ मजीद खराब तो नहीं हो रही उस पर्सन की, ठीक है, कि जितना ज्यादा वो बोल रहा है उतनी ज्यादा उसकी आवाज खराब हो रही हो, ठीक है। ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। अब आपने उससे पूछना है कि क्या ज्यादा टाइम बोलने के बाद आपकी जो आवाज है वो वर्स हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। क्या गला थक जाता है आपका, क्या रेस्ट के बाद वॉइस इंप्रूव होती है आपकी। और आपने जो है क्या करना है, कुछ मिनट कंटिन्यूसली स्पीकिंग के बाद उनकी जो वॉइस है उसको ऑब्जर्व करना है खुद से भी, कि ये क्वेश्चनिंग भी करना है, लेकिन आपने खुद भी ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या जो है कुछ टाइम बाद बोलने के बाद उस पर्सन में क्या क्या उसकी आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। देन स्टेप नंबर 12 में आपने क्या करना है, वोकल हाइजीन स्क्रीनिंग करनी है। ऐसी हैबिट जो कि वोकल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं उससे असेस करना है आपने। आपने उनसे पूछना है कि वो दिन में कितनी दफा पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, कितने गिलास पानी पीते हैं, ठीक है। ये चीज पूछनी है। कोई स्मोकिंग तो नहीं करते हैं किसी किस्म का, जो है अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं है, कैफीन इनटेक कितना है उनका, ठीक है। अक्सर गला साफ करना, ठीक है, यानी कि बार बार जो है वो गला साफ तो नहीं करते, या जोर जोर से बोलना, ज्यादा बोलना, विस्पर करना, डस्ट या केमिकल्स के साथ कितना उनका एक्सपोजर है, ठीक है। और उनकी स्लीप हैबिट कैसी है, ठीक है। तो जब भी अप्रोप्रिएट हो आपने उन्हें वोकल बिहेवियर्स के बारे में भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद स्टेप नंबर 13 है, जिसमें आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, जब स्क्रीनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि क्या उस पर्सन की वोकल क्वालिटी नॉर्मल थी,
क्या पिच अप्रोप्रिएट थी, क्या लाउडनेस अप्रोप्रिएट थी, क्या रेजोनेंस नॉर्मल थी, क्या उस पर्सन की जो रिस्पिरेटरी सपोर्ट है वो एडिक्वेट है, क्या वोकल फ्लेक्सिबिलिटी उसकी एडिक्वेट है, क्या वोकल फैटीग प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, क्या पुअर वोकल हाइजीन हैबिट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसके वोकल डिसऑर्डर में किसी किस्म के, ठीक है, क्या ईएनटी एग्जामिनेशन का रेफरल रिकमेंडेड है, और क्या इस पर्सन को कंप्रिहेंसिव वॉइस असेसमेंट इंडिकेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आप इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिसमें एक आपके पास क्लिनिकल नोट एग्जांपल है। आपने बोला कि क्लाइंट ने थ्रू आउट द वॉइस स्क्रीनिंग मेरे साथ कोऑपरेटिवली पार्टिसिपेट किया। टास्क जो कंप्लीट किए गए उनमें शामिल थे कन्वर्सेशनल स्पीच, सस्टेन्ड फोनेशन, रीडिंग और पिच वेरिएशन, ठीक है। और इसमें जो है माइल्ड होर्नेस और रिड्यूस्ड वोकल इंटेंसिटी उस पर्सन की जो है कनेक्टिव स्पीच के दौरान ऑब्जर्व की गई। मैक्सिमम फोनेशन टाइम उसका 11 सेकंड था, जो कि क्लाइंट के एज के साथ एक्सपेक्टेड रेंज के हिसाब से कम है, एक्सपेक्टेड रेंज के हिसाब से बिलो है उसका, ठीक है। माइल्ड वोकल फैटीग भी रिपोर्ट की गई उस पर्सन की, और जो प्रोलॉन्ग स्पीकिंग के बाद जो है उसकी माइल्ड वोकल फैटीग हमने रिपोर्ट की, ठीक है। और रेजोनेंस और आर्टिकुलेशन उसकी नॉर्मल लिमिट्स में जाहिर हुए। क्लाइंट ने फ्रीक्वेंट थ्रॉट क्लियरिंग रिपोर्ट की और रोज कम पानी पीता था, ठीक है। ये चीजें उसने बताई हमें खुद से। और फाइंडिंग्स जो है इसके बाद आपने एंड पे लिख देना है कि फाइंडिंग्स ये सजेस्ट कर रही थी कि उस पर्सन को, उस क्लाइंट को एक ईएनटी के रेफरल की जरूरत है, जो कि उसकी लेरेंगियल एग्जामिनेशन करेगा, और एक एसएलपी की भी जरूरत है, जो कि उसकी कम्प्रिहेंसिव वॉइस एवेल्युएशन करेगा, ठीक है। इसमें आपके पास समरी या क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने बोलना है कि सॉरी, क्लिनिकल पॉइंट्स है जिसमें आपने कहना है कि फॉर्मल टास्क शुरू करने से पहले क्लाइंट की नेचुरल कन्वर्सेशन वॉइस करनी है, सुनने हैं आपने, ठीक है। जो उसकी नेचुरल बातचीत के दौरान उसकी वॉइस है उसको सुनना है आपने। इमीडिएटली और ऑब्जेक्टिवली आपने जो डाटा है उसको ऑब्जर्व कर लेना है, सॉरी रिकॉर्ड कर लेना है ऑब्जर्वेशंस को। क्लाइंट की एज, उसकी जेंडर और कल्चरल बैकग्राउंड और उसके ऑक्यूपेशन को भी कंसिडर करना है आपने स्क्रीनिंग के दौरान, ठीक है। और जब भी आप उसकी वॉइस कैरेक्टरिस्टिक को जज कर रहे हो तब। वॉइस स्क्रीनिंग उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जिन्हें के फर्दर एवेल्युएशन रिक्वायर हो, ठीक है। ये आपको अगेन मैं बताती हूँ कि वॉइस डिसऑर्डर का अंडरलाइन कॉज यानी कि उसके पीछे जो वजह है वो डायग्नोज नहीं करता, ठीक है। अगर परसिस्टेंट हॉर्नेस है उस पर्सन में, एफोनिया है, फोनेशन के दौरान पेन है, या फिर सस्पेक्टेड वोकल फोल्ड पैथोलॉजी प्रेजेंट है उसमें, तो उसको वॉइस थेरेपी इनिशिएट करने से पहले आपने उसको ईएनटी के पास रेफरल रिकमेंड करना है लेरेंगियल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। स्पीच असेसमेंट का जो लास्ट एनालिसिस है वो है आपके पास लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस यानी कि एलएसए। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स का रूल गवर्न सिस्टम है जो कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हैं या कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें शामिल है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी यानी कि जो आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज में जो है वो कई कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करती है लैंग्वेज, जिसमें एक आ जाता है कंपोनेंट आपका फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम, मोर्फोलॉजी, वर्ड स्ट्रक्चर, साइंटेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेमेंटिक्स, मीनिंग, और प्रेगमेटिक्स यानी कि जो लैंग्वेज है उसका सोशल यूज, सोशली जो है वो दूसरे लोगों के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो वो आपका प्रेगमेटिक्स है, ठीक है। और एलएसए जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को असेस करने का मोस्ट वैलिड मेथड कंसीडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज को एवेलुएट करता है रादर देन कि जस्ट वो स्ट्रक्चर आइटम्स की रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस करे। देन आ जाता है आपके पास लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस। अच्छा, लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस जो है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जो एसएलपी यूज करता है ताकि कलेक्ट करे, ट्रांसक्राइब करे, यानी कि लिखी जो बोली हुई बात है ना, जैसे मैं अगर कोई चीज बोल रही हूँ और आप उसको लिख रहे हैं एज इट इज जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। बोली हुई बात को लिखना। और नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज को एनालाइज करें, ठीक है। जो एसएलपी है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। जो लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस है वो एक एसएलपी उसको कलेक्ट करता है या यूज करता है ताकि वो कलेक्ट करे, ट्रांसक्राइब करे और नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज को एनालाइज करे, ठीक है। और ये एग्जामाइन करता है कि
कैसे पर्सन रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस में लैंग्वेज को यूज करता है। यानी ये एक पर्सन की स्पॉन्टेनियस स्पोकन लैंग्वेज का सैंपल कलेक्ट करने और उसे एनालाइज करने का प्रोसेस है, ताकि उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको एवेलुएट किया जा सके। ठीक है। और ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक इंसान कैसे नेचुरली कम्युनिकेट करता है दूसरे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, प्ले और पिक्चर डिस्क्रिप्शन के दौरान किस तरीके से वो जो है बातचीत करता है नेचुरली। ठीक है। और एलएसए साथ ये भी एग्जामाइन करता है एक पर्सन की वोकैबुलरी को, सेंटेंस की लेंथ को, ग्रामर को कैसे वो यूज कर रहा है, मोर्फोलॉजी कैसी है उसकी सेंटेंस में, साइंटिक्स क्या है उसका, प्रैग्मेटिक्स क्या है। ठीक है। नरेटिव स्किल्स उसकी कैसी है, लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी और लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको वो एग्जामाइन करता है लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस में। ठीक है। इसका एलएसए का पर्पस क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटीज को असेस करना, लैंग्वेज स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, ग्रामेटिकल डेवलपमेंट को एवेलुएट करना, वोकेबलरी यूज को एनालाइज करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करना, कन्वर्सेशनल स्किल्स जो हैं उनको असेस करना। ठीक है। नरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एवेलुएट करना, थेरेपी के दौरान प्रोग्रेस मॉनिटर करना, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस में हेल्प करना, और लास्ट जो इसका लिखा हुआ है वो ये है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन गोल्स को भी प्लान करता है। ठीक है। ये सारे जो है वो एलएसए के पर्पसेस हैं। अच्छा, अब इस बाकी स्क्रीनिंग की तरह एलएसए कंडक्ट करते हुए भी आपको कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसमें आपने एक सबसे पहले क्वाइट रूम प्रिपेयर करना है, टेबल एंड चेयर, पिक्चर बुक्स आपके पास हो, वर्डलेस पिक्चर बुक हो आपके पास, स्टोरी सीक्वेंस कार्ड्स हो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कार्ड्स हो, टॉयज हो। ठीक है। यंग चिल्ड्रन के लिए कन्वर्सेशन टॉपिक्स हो, रीडिंग पैसेज हो अगर अप्रोप्रिएट है। ठीक है। और यानी कि एज अप्रोप्रिएट हो, सॉरी। और ऑडियो रिकॉर्डर हो आपके पास, वीडियो रिकॉर्डर हो, जो कि दोनों ऑप्शनल, और ऑडियो रिकॉर्डर इसमें रिकमेंडेड है और वीडियो रिकॉर्डर जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है। नोटबुक या जो आपके पास हो रिकॉर्डिंग शीट, पेन या पेंसिल हो, लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म हो, और कंप्यूटर हो जिसमें के ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हो, और ये ऑप्शनल है। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्क्रीनिंग, जो है ये लैंग्वेज सैंपल स्टार्ट करने से पहले आपने अपने क्लाइंट के लिए एक क्वाइट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना है। आपने अपना आप इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। और आपने क्लाइंट के साथ जो है वो बोलना है कि आज हम बात करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, पिक्चर देखेंगे और स्टोरीज जो है वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पे आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट के लिए अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करनी है, जिसमें आप उनके साथ फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फेवरेट गेम्स के बारे में, हॉबीज के बारे में, पेट्स के बारे में और हॉलीडेज के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। अब सैंपल के दौरान क्लाइंट की ग्रामर या वोकैबुलरी को करेक्ट जो है वो करने से आपने अवॉइड करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है इस दौरान वो क्या है कि आपने क्लाइंट की नेचुरल स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज को ऑब्टेन करना है, इसलिए आपने किसी भी किस्म की करेक्शन नहीं करवानी क्लाइंट को। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप्स हैं आपके पास कुछ जो कि आपने फॉलो करने होते हैं जब आप एलएसए कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है एज इट इज बाकी तीनों ट्रेनिंग की तरह केस हिस्ट्री, जिसका पर्पस है इसका कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है। आपने उनसे पूछना है, अपने अपने क्लाइंट से पूछना है उनकी प्री नेटल एंड बर्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। उसके बाद आपने उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, विजन प्रॉब्लम्स, क्रोनिक इलनेसेस, कोई किसी किस्म के डेवलप जो है वो हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपने उनकी लेनी है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। इसमें सेम बाकी असेसमेंट स्क्रीनिंग की तरह आपने उनके पूछना है फर्स्ट वर्ड कब हुआ, टू वर्ड कम्बिनेशन कब यूज किया उन्होंने, सेंटेंस डेवलपमेंट के बारे में पूछना है, मोटर माइलस्टोन्स उन्होंने टाइमली अचीव किए थे या नहीं किए थे। ठीक है। उसके बाद आपने उनकी एजुकेशन हिस्ट्री ले ली है, जिनमें उनसे आपने उनकी स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है, रीडिंग डिफिकल्टीज के बारे में, टीचर के कंसर्न्स के बारे में, एंड देन लास्ट में आपने इस हिस्ट्री में आपने उनसे लेना है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। जिसमें आपने उनसे स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में, लैंग्वेज डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटीज किसी भी किस्म की अगर उनसे पहले उनकी फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल साइड पे, यानी कि फादर या मदर्स वाली साइड पे उसकी किसी को भी हो, वो आपने पूछ लेना है। ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 में आपने जो है सैंपल कंटेक्स्ट जो है सेलेक्ट करना है लैंग्वेज का।
जिसका पर्पस होता है रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज ऑब्टेन करना। इसमें आपने एक या एक से ज्यादा, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से आपने किसी को भी चूज करना होता है। ठीक है, आप किसी एक ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं जिसके जरिए आप वो सैंपल कलेक्ट करें, और एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप उनसे ये सैंपल कलेक्ट करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास, आप उनसे कन्वर्सेशन के दौरान सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल डिस्कशन फेमिलियर टॉपिक्स के बारे में आप उनसे करके तो आप उनसे लैंग्वेज सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं उनका। ठीक है, प्री प्ले के दौरान, प्री प्ले से, ठीक है, सुटेबल ये है टॉडलर्स के लिए और प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सुटेबल है। देन पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जिसमें आपने उनसे बोलना है कि वो जो भी आपने इनको एक पिक्चर दिखानी है और उनको बोलना है कि इस पिक्चर में जो भी चीजें हैं उन सब उनको आपने मुझे डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं उन्होंने, ये सारी चीजें आपने मुझे बतानी है। देन उसके बाद आपने उसे स्टोरी टेलिंग का बोलना है कि आप मुझे कोई भी आप उसको फेमिलियर स्टोरी है वो बताओ, या फिर कोई पिक्चर दिखा के आप उसको बोलें कि मुझे इस पिक्चर से स्टोरी बना के दो। ठीक है, फिर आपने उसको स्टोरी रीटेल का बोलना है। ठीक है, आपने एक शॉर्ट स्टोरी उनको बतानी है, पढ़ानी है, और फिर आपने उनको बोलना है कि अब यही स्टोरी जो है आप भी मुझे दोबारा से बताएं कि मैंने आपको स्टोरी में क्या क्या बताया। ठीक है, उसके बाद है रीडिंग डिस्कशन। इसमें आपने, ये बड़े बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए है, जिसमें आपने उनको कहना है कि पैसेज को रीड करें और उसको डिस्कस करें। ठीक है, और आपने टास्क अप्रोप्रिएट जो है इंडिविजुअल की एज और उसकी लैंग्वेज लेवल के हिसाब से आपने उसका जो है टास्क यूज करना है। ठीक है, देन स्टेप 3 में आपने कलेक्ट द लैंग्वेज सैंपल, यानी कि आपने लैंग्वेज सैंपल को कलेक्ट करना होता है, जिसका पर्पस क्या है, एनालिसिस के लिए आपके पास इतनी लैंग्वेज हो जितना, मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी आपकी किस एज के हिसाब से कितनी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने इनफ लैंग्वेज ऑब्टेन कर लेनी है। अब आपका एम क्या होता है इसमें कि जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनके कम से कम 50 से 100 अटेंडेंसेस हों। ठीक है, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल एज बच्चे हैं, उनके लिए उन कम से कम 100 अटेंडेंसेस हो। एडोलसेंस या अडल्ट की जो है वो कम से कम आपके पास 100 से 200 तक का होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस के लिए। देन आपने क्या करना है इसमें, जो चीज जिसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए वो क्या करना है आपने, कि नेचुरल कम्युनिकेशन को जो है आपने इनकरेज करना है। ठीक है, और आपने जस्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछना, जिसमें पर्सन जो है वो जस्ट यस और नो के आंसर देके आपको जवाब देता है, वो चीज आपने अवॉइड करनी है। आपने पर्सन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करने हैं, जिसमें आपको जब पर्सन कुछ बताता है तो आप उसको बोलें अच्छा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और बताएं, मजीद बताएं। या फिर जब वो आपको कोई स्टोरी सुना रहा है तो आप उसको बोलें कि हाँ इसके बाद क्या हुआ था, या आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, या आपको इसके बारे में कैसा महसूस होता है, या उसके बाद आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस पूरे इंटरेक्शन को जब भी पॉसिबल हो रिकॉर्ड करना होता है, और आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपने क्लाइंट को ज्यादा बोलने के लिए इनकरेज करें। देन स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, लैंग्वेज सैंपल को ट्रांसक्राइब करना है, यानी इसका पर्पस क्या है कि जो आपके पास डाटा आपका क्लाइंट जो बोल रहा है उसको आपने लिखना होता है, और आपके पास डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एक रिटर्न रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, और आपने इसमें जिस तरह जो क्लाइंट बात कर रहा है उसको एग्जैक्टली उसी तरह आपने रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है। इसमें आ जाते हैं उसके सारे वर्ड्स। ठीक है, जितने भी उसने बोले वो सारे वर्ड्स आपने उसके लिखने हैं। कोई वर्ड अगर उसने रिपीट किया हो वो भी आपने लिखना है। उसमें फिलर्स किसी किस्म के हों, ठीक है, पॉजेस कभी कहाँ पे लिए हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस अगर वो बोल रहा है, या फॉल्स स्टार्ट कर रहा है, गलत स्टार्ट ले रहा है किसी चीज का, या फिर उसका ग्रामेटिकल एरर्स हों, ये सारी चीजें भी आपने करनी है। ठीक है, और उनकी मिस्टेक्स को ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपने करेक्ट नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पूछता है क्लाइंट से कि आज कल आपने क्या किया था, और एग्जामिनर उसको बोलता है कि यस्टरडे आई गोड पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे गोड नहीं आएगा, यहाँ पे वेंट टू या आएगा। ठीक है, कि कल जो है मैं पार्क गया था और मैंने अपने कजन के साथ खेला था। ठीक है, तो बच्चे की जो मिस्टेक हुई है गोड की, आपने वो एज इट इज जो है लिख लेनी है। ठीक है, कि बच्चे ने जो है ये वर्ड इस तरह का बोला था। देन स्टेप नंबर 5 में आपने उसको कम्युनिकेशन यूनिट्स में सेगमेंट कर देना है, यानी सी यूनिट्स में या टी यूनिट्स में सेगमेंट कर देना है। ठीक है, जिसका पर्पस है लैंग्वेज सैंपल को एनालिसिस के लिए ऑर्गेनाइज करना।
इसमें ए है आपका कम्युनिकेशन यूनिट, जिसमें आपने जो सी यूनिट है वो कंसिस्ट कर रहा होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, और उसके साथ आएगा आपका अटैच डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और इसी के साथ आपका अटैच्ड डिपेंडेंट क्लॉज लिखा गया है, जो कि है बिकॉज इट वाज सनी, मैं पार्क गया, क्यों, क्योंकि धूप थी या मौसम जो है सनी था, ठीक है। अब ये आपका एक सी यूनिट है, ठीक है। अब और हर न्यू इंडिपेंडेंट थॉट जो है वो एक न्यू सी यूनिट से शुरू होगा, ठीक है। देन स्टेप नंबर 6 में आपने आना आना है, जिसमें आपने क्या करना है, लैंग्वेज और कंपोनेंट्स को एनालाइज करना है। इसमें क्या करना है आपने, जो है एमएलयू देखना है, यानी कि मीन लेंथ ऑफ अटरेंस, मीन लेंथ ऑफ अटरेंस, ठीक है। जिसका पर्पस क्या है, ग्रामेटिकल डेवलपमेंट को मैयर करना। किस तरीके से आप उसको मैयर करेंगे, उसकी एवरेज लेंथ जो है अटरेंस की उसके साथ कैलकुलेट करके, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है, आपने क्या करना है, किस तरीके से ये लेना है, आपने हर अटेंडेंस में जो मोर्फीम्स का काउंट है ना, उसको आपने मोर्फीम का नंबर है उसको आपने काउंट करना है। मोर्फीम जो है लैंग्वेज का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो कि अपना एक मीनिंग रखता है, ठीक है। जैसे कि बुक, अगर बच्चा सेंटेंस में बोल रहा है कि मेरे पास बुक है, तो बुक है वो सबसे छोटा मोर्फीम है, और वो अपना एक रख रहा है, मीनिंग रख रहा है, ठीक है। और तो आपने उनको मोर्फीम्स के जितना भी एक अटेंडेंस के अंदर बच्चे के जितने भी मोर्फीम्स है उन सब का आपने नंबर काउंट करना है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंसेस आपने काउंट कर लेने हैं, ठीक है। और फिर उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो एमएलयू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप टोटल मॉर्फीम्स को डिवाइड कर देंगे टोटल अटेंडेंसेस के साथ। फॉर एग्जांपल बच्चे के जो टोटल अटेंडेंसेस थे वो 80 थी, और उसके अंदर उसके जो टोटल मॉर्फीम्स थे वो 320 थी, ठीक है। तो एमएलयू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 320 को 80 के साथ डिवाइड करेंगे, तो वो आपका एमएलयू आ जाएगा 4.0, ठीक है। और जितना हायर एमएलयू होगा वो जनरली एक एडवांस ग्रामेटिकल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। देन इसका बी पार्ट है, जिसमें आपने उसके डिफरेंट वर्ड्स को नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स देखना है, ठीक है। एनडीडब्ल्यू देखना है आपने उसका। और इसका पर्पस क्या है, वोकेबलरी डाइवर्सिटी को मेजर करना, यानी कि आपने सैंपल के दौरान जो यूज हुए हुए डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका नंबर काउंट करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, बॉल, रन, जंप, इसमें अब ये 5 डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एनडीडब्ल्यू होगा पर्सन का, वो उतना ब्रॉडर एक्सप्रेसिव वोकेबलरी उसकी जो है इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। कि बच्चे को जो है इतने ज्यादा वर्ड्स आते हैं, उसकी वोकेबलरी जो है वो ज्यादा है, वोकेबलरी कम नहीं है उसकी, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे उसमें बोलेगा, कम वर्ड्स यूज करेगा, तो उसका लगेगा कि उसकी वोकेबलरी जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा उसके नंबर ऑफ होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे, उतनी ज्यादा उसकी वो वोकेबलरी इंडिकेट करेगा। देन पार्ट सी में आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखना है, TNW, ठीक है, जिसका पर्पस है लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी को मेजर करना। अब आपने इसमें क्या करना है, हर स्पोकन वर्ड को सैंपल के दौरान आपने काउंट करना है, ठीक है। जैसे पर्सन कह रहा है कि आई लाइक डॉग्स बिटवीन बिकॉज डॉग्स आर फन, ठीक है। तो अब इसमें आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, आई वन, लाइक टू, डॉग्स थ्री, बिकॉज फोर, डॉग्स फाइव, आर सिक्स, और फन सेवन, ठीक है। तो टोटल वर्ड इसमें कितने हैं, 7 हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास डी ऑप्शन, डी पार्ट, जिसमें आपने टाइप टोकन रेशो देखना है, TTR, जिसमें आपने उस पर्सन की, जिसका पर्पस है पर्सन की लेक्सिकल डाइवर्सिटी को मेजर करना। और इसका फॉर्मूला क्या है, TTR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यानी कि जो ऊपर हमने किया ना, जिसमें आपका निकला था कि उसके जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डॉग, कैट, इस तरह के, वो 5 हैं। और फिर दूसरे में आपने उसका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो निकला था वो 7 है, ठीक है। तो 5 को आप 7 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका TTR निकल आएगा, ठीक है। और हायर वैल्यू इंडिकेट करेगी ज्यादा वोकेबलरी वेराइटी की, उस पर्सन के पास जो है वो ज्यादा वोकेबलरी है, ज्यादा अल्फाज है, ठीक है। देन ऑप्शन पार्ट नंबर ई है, जिसमें आपके पास है साइंटिफिक एनालिसिस। अब इसमें आपने उस पर्सन की सेंटेंस की लेंथ को चेक करना है, कितने लंबे सेंटेंसेस वो बोल सकता है, वर्ड ऑर्डर कैसा है उसका, सिंपल सेंटेंसेस यूज करता है, वो कंपाउंड करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करता है, उसके उनमें एम्बेडेड क्लॉजेस हैं, या फिर उसका जो है आपने कंजक्शन का यूज, वो सारी चीजें आपने उसकी देख लेनी है, ठीक है। किस एज के हिसाब से पर्सन जो है वो किस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करता है। इसका सिंपल आपके पास है कि द डॉग रन्स,
सिंपल सेंटेंस है कि कुत्ता जो है वो भागता है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास है कि द डॉग रन्स एंड द कैट स्लीप्स, कि कुत्ता दौड़ता है और बिल्ली सोती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल आपके पास है कि द डॉग रन्स बिकॉज इट इज एक्साइटेड, कुत्ता भागता है क्यों, क्योंकि वो खुश है, ठीक है। देन एफ पार्ट है, आप में उसमें आपने चेक करना है उसका मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। इसमें आपने ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स को ऑब्जर्व करना है कि कैसे यूज कर रहा है वो उनको, ठीक है। जैसे बुक है, उसकी जगह वो बोल रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं, ठीक है। तो ये अब मॉर्फीम का प्लूरल फॉर्म यूज कर रहा है वो। पास्ट टेंस यूज कर रहा है, आया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर रहा है, प्रोग्रेसिव एस यूज कर रहा है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस, आर्टिकल्स एंड द यूज कर रहा है, प्रोनाउंस यूज कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी चीजें आपने उसके जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है उसमें चेक कर लेनी है, ठीक है। अब गलत यहाँ पे क्या है, ही वॉक यस्टरडे। अब यहाँ पे वो वॉक जो वर्ड है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, कि वो कल चला है, ठीक है। अब कल में आप क्या चीज यूज करेंगे कि वो कल चला था, ठीक है। तो ये पास्ट का टेंस है जिसको वो प्रेजेंट के फॉर्म में ले रहा है, तो ये चीज आपने उसकी ऑब्जर्व कर लेनी है कि वो जब बात करता है तो उसका जो सेंटेंस है वो किस टाइप के, कौन से जमाने में पाए जाते हैं, या वो कैसे जो है वो सिंगुलर प्लूरल वगैरह का यूज कर रहा है, ठीक है। देन जी में आपने क्या करना है, सेमेंटिक एनालिसिस, जिसमें आपने उसकी वोकैबुलरी का साइज देखना है, वर्ड चॉइस देखनी है, वर्ड मीनिंग्स देखने हैं, कैटेगरी नॉलेज देखनी है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपने उसकी देख लेनी है, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व करना है कि आया जो उसकी वोकैबुलरी है वो उसके एज और कंटेक्स्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। देन एच में आपने क्या करना है, प्रेगमेटिक एनालिसिस, जिसमें आपने पर्सन का देखना है कि उस बात के दौरान उसका आई कांटेक्ट कैसा है, टर्न टेकिंग कैसी है, टॉपिक के ऊपर मेंटेन रहता है या नहीं, टॉपिक को स्टार्ट किस तरीके से करता है, कम्युनिकेशन को रिपेयर कैसे करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन जब उसमें हो जाते हैं तो अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स उसकी हैं या नहीं है, ठीक है। कन्वर्सेशनल रूल्स कैसे हैं, जेस्चर्स का यूज कैसा है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, ये सारे आपने उसके ऑब्जर्व करने हैं। देन उसके बाद आई में आपने उसका नरेटिव एनालिसिस करना है, जिसमें आपने उसका स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन को एवेलुएट करना है। जब वो स्टोरी बना रहा होता है तो स्टोरी का स्टार्ट कैसे है, मिडल कैसे है, एंड कैसे है, आया कि उसकी जो स्टोरी है उसमें उसका स्टार्ट मिडल और एंड तीनों चीजें हैं या नहीं है। जब स्टोरी का बिगिनिंग है और उसके बाद एंड हो रहा है, या स्टोरी जो है उसकी कोई सिर पैर नहीं है, कोई उसका प्रॉपर जो है वो तरीके से वो स्टोरी नहीं बना रहा, ठीक है। उसकी स्टोरी के अंदर करेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन यूज कर रहा है वो, लड़का लड़की, मर्द औरत, ठीक है, किस तरह के करेक्टर्स वो यूज करता है, बहन भाई उसमें है, बच्चे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद उसकी जो है स्टोरी की सेटिंग कैसी है, स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, स्टोरी को रिजॉल्व, उसमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं लोग, ठीक है। और उसका जो इवेंट का सीक्वेंस है वो किस तरीके का है। और इसमें आपने जो डिटरमाइन करना है कि आया जो पर्सन की स्टोरी है वो लॉजिकल कोई सेंस है उसकी या नहीं है, कोहेरेंट है या नहीं है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 7 में आपने उसकी लैंग्वेज एरर को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें आपने रिकॉर्ड करना है एरर को, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी भी शामिल हो, ठीक है। जैसे ही गो स्कूल, ठीक है। अब इसका प्रॉपर सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, ही गो टू स्कूल, ठीक है। ये चीज आपने उसकी देखनी है, साइंटिक्स देखना है आपने उसका, सिमेंटिक्स देखना है, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड मीनिंग्स। और प्रेगमेटिक्स देखना है कि क्या वो लोगों को इंटरप्ट करता है जब बात कर रहे होते हैं, या फिर टॉपिक्स को एब्रप्टली चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इन पैटर्न्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, रादर देन जस्ट एक आइसोलेटेड मिस्टेक के ऊपर ही आपका फोकस हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना, हर पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है। देन स्टेप नंबर 8 में है आपके पास इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद आपने डिटरमाइन करना है कि जो पर्सन है उसकी जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसकी वोकेबलरी एडिक्वेट है या नहीं है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसकी अप्रोप्रिएट है या नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स उसके कितने प्रेजेंट हैं, कैसे किस टाइप के प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, प्रैग्मेटिक स्किल्स उसके एडिक्वेट हैं या नहीं, नैरेटिव स्किल्स उसके एज अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, ठीक है। और क्या जो क्लाइंट है वो उसको कोई फर्दर लैंग्वेज असेसमेंट की या इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो इंटरप्रेट डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस को यूज करके और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस को यूज करके और अवेलेबल नॉर्मेटिव डाटा को यूज करके आपने उसकी फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। देन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में एक एग्जांपल दी गई है, जिसमें आपने बताया कि जो क्लाइंट है वो उसने थ्रू आउट द लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस कोऑपरेटिवली मेरे साथ काम किया, पार्टिसिपेट किया उसमें,
कन्वर्सेशनल और पिक्चर डिस्क्रिप्शन सैंपल था जिसके में 105 या 105 कम्युनिकेशन यूनिट्स कलेक्ट किए गए थे और उनको ट्रांसक्राइब भी किया गया था। उनका जो MLU था वो 4.2 मोर्फीम्स था और उसकी जो वोकेबलरी डाइवर्सिटी थी वो एडिक्वेट थी, जिसमें 132 डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए थे। ओकेजनल ग्रामेटिकल एरर्स जो है थे जिसमें के पास्ट टेंस वर्ब्स थे और प्लूरल मार्कर्स ऑब्जर्व किए गए थे। प्रैग्मेटिक स्किल्स थी जिनमें के टर्न टेकिंग और टॉपिक मेंटेनेंस अप्रोप्रिएट थे। नैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो जनरली लॉजिकल थी लेकिन उसमें जो रेजोल्यूशन की डिटेल थी वो उसकी कमी थी। ठीक है, फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि जो पर्सन है उसको माइल्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वीकनेस है ग्रामेटिकल मोर्फोलॉजी में, और एक उसके लिए कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज असेसमेंट रिकमेंड की जाती है ताकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एबिलिटीज को फर्दर एवेल्युएट किए जा सके और इंटरवेंशन प्लानिंग को गाइड किया जा सके। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास समरी है जे, और इसके बाद कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने लैंग्वेज को नेचुरल कम्युनिकेशन सेटिंग्स में जब भी पॉसिबल हो कलेक्ट करना है। आपने लैंग्वेज सैंपल को एग्जैक्टली जिस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है उसी तरीके से रिकॉर्ड करना होता है और कोई भी जो है आपने कलेक्शन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एरर्स को करेक्ट नहीं करना होता। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करने हैं ताकि आप क्लाइंट से ज़्यादा मजीद लंबी बात करवा सकें और जो मोर रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज सैंपल्स आपको दे सकें। ठीक है, आपने नेक्स्ट पॉइंट है कि मल्टीपल लैंग्वेज को आपने एनालाइज करना है, लैंग्वेज डोमेन्स को आपने एनालाइज करना है रादर देन जस्ट आप एक सिंगल मेजर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और ये करना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका कि आपने फाइंडिंग्स को डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर करना है और जब भी पॉसिबल हो, अवेलेबल हो, आपने स्टैंडर्ड असेसमेंट रिजल्ट्स भी लेने हैं। ठीक है, लैंग्वेज सैंपल एनालिसिस जो है वो कंसिडर किया जाता है एक वेरिएबल कम्प्लीमेंट ताकि स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टेस्टिंग जो है ली जा सके। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन को और सपोर्ट करता है इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लानिंग को।